हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ कुछ बेहद ही खौफनाक कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज़ लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको अपने साथ घटी कोई पैरानॉर्मल घटना मुझ तक पहुँचानी हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टा आईडी के थ्रू मुझ तक पहुँचा सकते हो। आपकी स्टोरीज सुनाने में मुझे बहुत खुशी होगी। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आज के अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। नेहा सुन, एक कंपटीशन रखना है। 15 दिन तक कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें लोग 15 कहानियाँ लिखेंगे और 15 कहानियों में से हम देखेंगे कि किसने अच्छी कहानियाँ लिखी है, और जिसने लिखी होगी वो विजेता होगा। हर रोज़ हमें भी एक नई कहानी पढ़ने को मिल जाएगी और लोगों को भी कुछ नया लिखने को मिलेगा। प्राची बोलती है, आइडिया अच्छा है। नेहा प्राची से कहती है, हम स्टार्ट तो करेंगे, लेकिन हम लोग क्या देंगे, मतलब कैसे टॉपिक देंगे। नेहा अपनी चिंता जताते हुए बोलती है, हम लोग हॉरर कंपटीशन रख रहे हैं, उसमें हर दिन हम एक हॉरर टॉपिक देंगे, जिसमें अगले दिन उन्हें एक कहानी उसके ऊपर पोस्ट करनी होगी। जो कहानी बेस्ट होगी हम उसको इनाम और एक सर्टिफिकेट दे देंगे। प्राची नेहा को कहती है, ठीक है, ऐसा ही करते हैं। तो एक काम कर, दीपांशु को बुला ले, वो फ़ोटो खींच के ले आएगा। प्राची नेहा को बोलते हैं, कौन सी फ़ोटो और कैसी फ़ोटो? हम कहानी कंपटीशन कर रहे हैं तो उसमें फ़ोटो की क्या ज़रूरत? नेहा फिर से बोलती है, अरे यार, जो भी टॉपिक हम लोगों को देंगे उस टॉपिक के अकॉर्डिंग एक बढ़िया फ़ोटो भी तो होनी चाहिए ना। तो दीपांशु फ़ोटो क्लिक करके लाएगा, हम वही फ़ोटो कवर फ़ोटो के लिए पोस्ट कर देंगे। प्राची नेहा को बताती है, लेकिन यार, तो हम गूगल सर्च करके कैप्चर कर सकते हैं ना, फ़ोटो क्लिक करवाने की क्या ज़रूरत है? नेहा फिर बोलती है, गूगल पर जो फ़ोटो हम सर्च करेंगे वो फ़ोटो शायद और भी कोई सर्च कर ले, या हो सकता है पहले भी किसी ने वो यूज़ कर रखा हो। तो एक काम करेंगे ना, हम खुद की फ़ोटो लेकर आएंगे और फिर वही अपने वॉलपेपर पर लगा देंगे। प्राची फिर से उसे कहती है, चल तेरा ये कहना भी मान लेते हैं, अभी दीपांशु को फ़ोन कर लेते हैं। नेहा फिर बोलती है, और हाँ, एक काम कर, वर्षा को भी फ़ोन कर दे, उसको भी बुला ले, उसको बता देंगे कि हम लोग एक नया कॉम्पिटिशन रख रहे हैं और वो कुछ नए टॉपिक बता दे। हाँ, और उससे हमें कुछ नए आइडियाज़ भी मिल जाएंगे। आखिर है तो हम लोगों की फ्रेंड ही। चल तू उसे कॉल कर, मैं दीपांशु को बुला कर लाती हूँ। नेहा दीपांशु को कॉल करती है और प्राची वर्षा को, उन दोनों को ऑफिस में बुला लेते हैं। तुमने मुझे बुलाया और हम आ गए। दीपांशु आते के साथ ही बोलता है, दीपांशु, तुझे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करने हैं। हम एक कंपटीशन रख रहे हैं जिसमें हमको कुछ कवर फ़ोटोज़ चाहिए। हर दिन अलग अलग कवर फ़ोटो चाहिए, तो हम तुझको बता देंगे किस तरह के फ़ोटो लाने हैं। प्राची दीपांशु के आते ही उसका काम बताती है। बस इतने से काम के लिए तुम लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया? मैं अच्छा खासा अपनी पार्टी कर रहा था यार। चल अपनी नौटंकी बंद कर अब, वर्षा बोलती है। अच्छा बताओ तो सही, तुम लोगों ने हमें क्यों बुलाया है? वर्षा फिर नेहा और प्राची की तरफ देखते हुए बोलती है, वर्षा, हम लोग सोच रहे हैं कि लॉकडाउन का टाइम है, वैसे भी लोग घर में खाली बैठे हैं, तो क्यों ना एक कॉम्पिटिशन रखा जाए। 15 दिन तक हम लोगों को नए नए टॉपिक्स देंगे और उन पर कहानी लिखने को कहेंगे, और कंपटीशन भी हॉरर स्टोरी लिखने का। प्राची वर्षा को बताती है, आइडिया बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन कुछ इनाम भी तो रखो ताकि लोगों को इसमें इंटरेस्ट भी आए। वर्षा नेहा और प्राची की तरफ देखते हुए बोलती है, हाँ भाई, हमने प्राइज़ भी रखा है। ऐसा हो सकता है हम कंपटीशन रखें और उसमें कुछ इनाम ना हो। तो कब से कंपटीशन स्टार्ट कर रहे हो तुम लोग? 1 मई यानी कल से। नेहा वर्षा और दीपांशु की तरफ देखते हुए बोलती है, और कल का टॉपिक है श्रापित गुड़िया। प्राची सभी लोगों को बताती है, तो मतलब मुझे गुड़िया की फ़ोटो क्लिक करनी है। दीपांशु अपने दिमाग पर जोर डालता हुआ बोलता है, हाँ, और वो भी ऐसी गुड़िया की जो डरावनी लगे, क्योंकि हम लोगों को अपना कवर पेज भी थोड़ा हॉरर देना चाहते हैं। प्राची दीपांशु को बताती है, ठीक है, इसी बहाने मुझे फ़ोन का कैमरा ही पता चल जाएगा कैसा है। ब्रोकर तो बोल रहा था उसका कैमरा बहुत बढ़िया है, दिखने में तो मस्ती लग रहा है। और मुझको क्यों बुलाया है भाई, मैं तुम लोगों की क्या मत करूँ? वर्षा प्राची और नेहा को देखते हुए बोलती है, कल का टॉपिक तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है, बट अगले 15 दिन तक कौन कौन से टॉपिक्स देने हैं वो तुम्हें बताओगी। ओके, तो ठीक है, कल का टॉपिक तो हो चुका है, अब हम बाकी के टॉपिक कल डिसाइड कर लेंगे, और दीपांशु को भी सारे टॉपिक्स बता देंगे ताकि वो सब टॉपिक्स की कवर फ़ोटो तैयार कर ले। प्राची सबको बोलती है। उसके बाद सभी लोग चले आते हैं। अगले दिन सुबह ही दीपांशु एक गुड़िया की फ़ोटो क्लिक करके ले आता है। फ़ोटो तो बहुत अच्छी ली तुमने, किसकी गुड़िया चुरा ली? नेहा दीपांशु की तरफ देखते हुए बोलती है, वो घर में एक गुड़िया पड़ी हुई थी, मेरे भाई की लड़की की, मैंने बस उसका चेहरा थोड़ा डरावना बनाकर उसी की फ़ोटो ले ली। अगले दिन का टॉपिक शापित गुड़िया,
वो लोग डाल देते हैं। उसके बाद सभी लोग बाकी के 4 टॉपिक भी डिसाइड कर लेते हैं और दीपांशु को बाकी के टॉपिक्स की कवर फोटो के लिए बोल देते हैं। अगले दिन सभी लोग ऑफिस में थे। प्राची, दीपांशु, नेहा और वर्षा चारों ऑफिस में बैठे थे। आखिर उनको स्टोरी पढ़कर रिजल्ट भी तो देना था। लोगों ने इतने कम टाइम में कितनी बढ़िया स्टोरीज लिखी हैं, मज़ा आ गया पढ़ के। वर्षा बोलती है, हाँ यार सच में, और सोचने के तरीके भी सबके इतने अलग हैं कि लोग कितने तरीके से सोच सकते हैं, ये हमें अब पता चल रहा है। देखते ही देखते 15 दिनों की 15 स्टोरियाँ पूरी हो जाती हैं और सभी ने बहुत ही बेहतरीन स्टोरीज लिखी थी। उन्हीं 7 का रिजल्ट देखने के लिए ये सभी लोग एक बार फिर से स्टोरीज फिर से पढ़ रहे थे। दीपांशु अपने फ़ोन में 15 स्टोरीज की कवर फोटो देख रहा था। दीपांशु अपने फ़ोन में सारी फोटो देख ही रहा था कि वो एकदम से अपना फ़ोन नीचे फेंक देता है। क्या हुआ? नेहा एकदम से पलट कर पूछती है। गलती से गिर गया। दीपांशु झूठ बोल देता है। दीपांशु मन ही मन सोचने लगता है, क्या ये गुड़िया सच में हंस रही थी या फिर ये सिर्फ उसका वहम था? अरे गुड़िया यहाँ से कहाँ गई? प्राची गुड़िया की तरफ देखते हुए बोलती है। बाकी के लोग भी उस गुड़िया की तरफ देखते हैं। दीपांशु, तू उस गुड़िया को यहाँ लेकर आया? नेहा दीपांशु से पूछती है। पागल हो गया क्या? मैं गुड़िया लेकर क्यों आने लगा? दीपांशु सबकी तरफ देखता हुआ बोलता है, ये गुड़िया तेरी भतीजी की है ना, तो तू ही लेकर आएगा, हम कैसे ला सकते हैं? वर्षा दीपांशु को देखते हुए बोलती है, हाँ हो सकता है कि मेरी भतीजी ने ये गुड़िया मेरे बैग में डाल दी हो, लेकिन मैं नहीं लाया इसे। अरे लाया तो तू ही है ना। दीपांशु फिर सोचने लगता है, क्या सच में गुड़िया यहाँ मेरे साथ ही आई है या फिर कैसे? लेकिन उसके अपने दिमाग में अजीब से ख्याल आने लगते हैं। फिर वो सोचता है कि शायद उसका वहम है और इन विचारों को वो दिमाग से निकाल देता है। अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो और कहानी पढ़कर रिजल्ट बताओ। वर्षा दोनों को बहस करता देख बोलती है। अब सब लोग कहानी पढ़ चुके थे और शैतानी गुड़िया का रिजल्ट भी आ गया था। जैसे ही वो पहली स्टोरी शापित गुड़िया पढ़कर उसका रिजल्ट निकालते हैं, तभी सामने वही गुड़िया आ जाती है और नाचने लगती है। सब अचानक ही डर जाते हैं। ये क्या हो रहा दीपांशु? ये गुड़िया तुमने अपने बैग में नहीं रखी? प्राची बोलती है, मैंने तो उसको बैग में डाल दिया था, पर दीपांशु बोलता हुआ रुक जाता है और गुड़िया को उठाकर फिर से अपने बैग में रख देता है। अब वो लोग हॉन्टेड बंगला स्टोरी के रिजल्ट देखते हैं। उसके विनर को वो लोग अलग कर रहे होते हैं कि तभी सबकी कंप्यूटर स्क्रीन पर हॉन्टेड बंगला वाला वॉलपेपर आ जाता है। वो लोग उस पेज को मिनिमाइज करके उस विंडो को हटा देते हैं। उसके बाद वो लोग खूनी बावड़ी वाली कहानी को पढ़कर उसका विनर सिलेक्ट करते हैं और जैसे ही उसको हटा रहे होते हैं, तभी स्क्रीन पर फिर से बावड़ी का चित्र आ जाता है और उस बावड़ी में से खून खोलता हुआ दिखता है। ऐसा लगता है जैसे वो बावड़ी सच में उनकी आंखों के सामने ही है और खून कंप्यूटर से बाहर आ रहा है। चारों के चारों डर जाते हैं और कंप्यूटर को छोड़कर थोड़ा पीछे हट जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बावड़ी कंप्यूटर स्क्रीन से अपने आप ही गायब हो जाती है। ये क्या? बावड़ी में सच में खून खोल रहा था। नेहा बाकी लोगों को देखकर बोलती है, शायद ये हम सबका वहम है। सबको लगता है कि शायद हम लोगों ने इतनी सारी कहानियाँ पढ़ ली हैं, इसलिए उन्हें ये सब वहम हो रहा है और वो लोग आगे की स्टोरीज को पढ़ने लगते हैं। अगली कहानी थी कब्रिस्तान का रहस्य। इस कहानी के विनर को वो लोग सिलेक्ट करते हैं और उससे पहले उस कहानी को वो हटाते हैं। कब्रिस्तान का रहस्य में जो कहानी विनर थी, उस कहानी की चुड़ैल कंप्यूटर स्क्रीन से हाथ बाहर निकाल देती है और दीपांशु को गला पकड़ लेती है। अब तो वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और दीपांशु गला छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब रहती है। उसके बाद अपने आप ही दीपांशु को गला छूट जाता है और वो वहीं गिर जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उनको ऐसा लगता है कि ये सब हकीकत नहीं था, बल्कि एक सपना था। वो लोग थक गए थे, तो ऐसा हो रहा था शायद। वो लोग फिर सबको मन का वहम समझ के टाल देते हैं। फिर वो अपनी अगली कहानी के विनर की तरफ बढ़ते हैं। अगली कहानी हॉन्टेड हॉस्टल थी। उसे पढ़ते पढ़ते उनको लगता है जैसे उनके साथ भी वही सब हो रहा है जो उन कहानियों में है, जो उन कहानियों में है। लेकिन वो इन सब बातों को अपना मन का वहम मानकर टाल देते हैं। ये सब क्या हो रहा है हम लोगों को? वर्षा सबकी तरफ देखते हुए बोलती है, कुछ नहीं यार, हम कहानी पढ़ रहे हैं ना, शायद गलतफहमी हो रही है और आंखों को धोखा हो रहा है। सभी कहानियों के रिजल्ट निकल चुके थे और लास्ट विनर चुन लिया गया था। तभी सबको ऐसा लगता है कि उनके पीछे से अभी अभी कोई काली परछाई निकल कर गई है। क्या तुम लोगों ने वो देखा? हाँ, ऐसा लगा कोई काली परछाई हमारे पीछे से निकली। नेहा सबकी तरफ देखते हुए बोलती है, लेकिन वो लोग इस बात पर अब भी गौर नहीं करते। फिर से उन्हें पीछे से एक आवाज़ आती है, मानो कोई कुत्ता हो।
ये आवाज़ बस मुझे सुनाई आ रही है या तुम लोगों को भी? नेहा सबकी तरफ देखते हुए बोलती है। बट ये कुत्ते के भौंकने की आवाज़ नहीं है, आई थिंक भेड़िए के चिल्लाने की है, दीपांशु बोलता है। वो लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही गेट ज़ोरों से बजने लगता है और अब तो सबके पसीने छूट जाते हैं। दीपांशु, गेट खोलना, देखो बाहर कौन है, प्राची बोलती है। दीपांशु डरते डरते गेट की तरफ जाता है और उसे खोलता है। बाहर तो कोई नहीं है। दीपांशु गेट को बंद करता हुआ सबको बताता है। गेट कौन बजा रहा था? शायद हवा की वजह से ऐसा हो गया हो। प्राची एक बार फिर उनको हौसला देते हुए बोलती है। लो फिर। वो फिर अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी फिर से उनको लगता है कि उनके पीछे कोई है, और जैसे ही वो लोग पलट कर देखते हैं पीछे कुछ नहीं होता। उनको अपने कानों में हवा की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, और हवा के साथ एक डरावनी सी आवाज़ भी, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। तभी उनके कमरे की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है, और फिर अचानक ही उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लडी मैरी वाला वॉलपेपर अपने आप ही आ जाता है, और ऐसा लगता है कि ब्लडी मैरी का चेहरा वो ब्लडी मैरी का ही चेहरा है, कोई वॉलपेपर नहीं। तभी वो चारों डरकर फिर एक बार अपने कंप्यूटर को छोड़ पीछे हो जाते हैं, लेकिन उनके पीछे होते ही सामने एक तेजी सी परछाई निकल कर जाती है, और वो लोग बहुत डर जाते हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तभी अचानक से सामने सच में ब्लडी मैरी आ जाती है, जिसका चेहरा बिल्कुल खून से लथपथ था, नाखून बड़े बड़े और दांत एकदम गंदे से। तुमने मुझको इतनी बार याद किया ना, मुझे आना ही पड़ा, वो खूनी लथपथ चेहरा बोलता है। वो कुछ कह पाते इससे पहले ही सामने वही गुड़िया आ जाती है जो उनके वॉलपेपर में थी, और वो गुड़िया उन्हें देखकर हंसने लगती है, और उसकी हंसी से पूरा कमरा गूंजने लगता है। तुमने मुझको शापित गुड़िया बना ही दिया। गुड़िया एक डरावनी आवाज़ में बोलती है। हमें माफ़ कर दो, प्राची डरते डरते कहती है। एकदम से एक तेज घटना के साथ कुछ काली परछाइयाँ उनके आसपास घूमने लगती है। ये सब क्या है? नेहा डरते डरते कहती है। मुझको भी कुछ समझ नहीं आ रहा, दीपांशु टूटे फूटे शब्दों में बोलता है। सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। अभी काली परछाइयाँ उनके सामने घूम ही रही थी कि एक बार फिर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आने लगती है। लेकिन ये क्या, वो कोई कुत्ते नहीं थे, बल्कि इतनी डरावनी आवाज़ कुत्तों की थी ही नहीं। वो था एक वेयरवुल्फ, जिसकी कवर फोटो दीपांशु ने अपने कैमरे में खींची थी, एकदम डरावना भयंकर, जिसकी हाइट तकरीबन उनके ऑफिस की छत को छू रही थी। वो अपने पैरों पर खड़ा था और चारों को घूरे जा रहा था। वो सारी परछाइयाँ एक साथ उनके ऊपर झपटने ही वाले थे कि वो लोग गेट खोलकर वहाँ से बाहर निकल के भागने लगते हैं, लेकिन वो लोग कुछ दूर भी नहीं निकले थे कि काली परछाई फिर उनके सामने आ जाती है। ये काली परछाई यहाँ कहाँ से आई और कौन है, मुझे भी नहीं पता। तभी वो परछाई दीपांशु के बिल्कुल पास आ जाती है। तुम ही तो मुझको लाए हो यहाँ पे, तुमने मेरी फ़ोटो ली थी अपने कैमरे में, परछाई दीपांशु के कान में बोलती है। दीपांशु सभी के साथ डर के भागने लगता है, लेकिन पीछे तो एक बंगला था, हॉन्टेड बंगला। ये यहाँ कहाँ से आया? दीपांशु सबकी तरफ देखते हुए बोलता है। सभी एक दूसरे का मुंह देखते हैं और फिर एक दूसरी दिशा में भागने लगते हैं, लेकिन ये क्या, आसपास तो कोई घर था ही नहीं। वो लोग तो जंगल में आ गए थे। यहाँ कोई शहर नहीं है, ये तो एक जंगल है। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? नेहा बोलती है। ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोग तो अपने ऑफिस में थे, फिर यहाँ कैसे आ गए? हम किसी ऑफिस में नहीं थे, एक बंगले में थे, दीपांशु बोलता है। जब वो लोग पीछे देखते हैं तो उनके पीछे ऑफिस नहीं बल्कि वो बंगला नजर आता है। अब ये सब कैसे हो गया? नेहा डरते हुए बोलती है। मुझको भी नहीं पता, लेकिन सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे हमने कवर फोटोज डाले थे। प्राची एकदम से बोलती है। ये जंगल तो ठीक वैसा ही है ना जैसे हमने कवर फोटो में दिया था। कुछ मत देखो, कुछ मत सोचो, आई बस आगे भागो, वरना वो पीछे आ जाएंगे, नेहा डरते डरते बोलती है। वो लोग भाग ही रहे होते हैं कि तभी फिर से सामने एक काली परछाई आती है और उनको इतना तेज़ धक्का देती है कि वो चारों वहीं पर ज़मीन पर गिर जाते हैं। वो लोग फिर से उठकर भागते हैं और भागते हुए गेट के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन ये क्या, यहाँ तो सारी कब्र ही कब्र दिख रही थी। वो लोग फिर डर जाते हैं और वापस निकलने लगते हैं। तभी उनके सामने आता है वैम्पायर। कहाँ बचकर जा रहे हो? वो वैम्पायर उनसे बोलता है। प्राची बड़ी तेज़ी से पास ही में पड़ी एक लकड़ी को उठाती है
और उस वैम्पायर के सीने में घुसा देती है। जल्दी यहाँ से बाहर निकलो, प्राची सबको देखते हुए बोलती है। जब हम घुसे थे तो ये पूरा जंगल था, फिर अभी हाईवे कहाँ से आ गया? दीपांशु चौंकते हुए बोलता है। इससे पहले कुछ और हो, याद करो ये सब कैसे स्टार्ट हुआ था। हमारी कहानी पढ़ने से हमारी कहानी के सारे कैरेक्टर्स जिंदा हो रहे हैं। तो क्या ये सब हमारी कहानियों के हिसाब से हो रहा है? लेकिन हमारी कहानी का लास्ट तो वो हॉन्टेड कैमरा है। तो क्या? वर्षा से आगे कुछ बोलती उससे पहले ही दीपांशु बोलने लगता है। मतलब ये सब कैमरे की वजह से हो रहा है। जो भी फोटोज कैमरा से लिए गए वो सारे जिंदा हो गए। फ़ोन देने वाले ने मुझको बोला था कि इसका कैमरा फ़ोटो को रियल दिखाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका मतलब कुछ और ही था? दीपांशु एक बार फिर बोलता है। हो सकता है वो कैमरा ही हॉन्टेड हो। दिव्यांशु बिना कुछ सोचे समझे अपना फ़ोन ज़मीन पर पटक देता है और उसके कैमरे को अपने पैरों से कुचल देता है। वो ये करता ही है कि सब कुछ एकदम से शांत हो जाता है और वो लोग देखते हैं कि वो लोग तो अपने ऑफिस के बाहर ही खड़े थे और वो अंदर जाते हैं और अपने कंप्यूटर्स को देखते हैं तो वो भी ठीक होते हैं। कंप्यूटर पर कोई भी कवर फोटो नहीं होता, यहाँ तक कि कहानियों की कवर फोटोज़ भी हट जाती हैं। अब वो लोग थोड़ी चैन की सांस लेते हैं और विजेता का नाम बाद में घोषित कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की फर्स्ट स्टोरी। अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली कहानी की ओर। अनु, देख तुझसे कोई मिलने आया है। अनु की मम्मी उसे आवाज़ लगाते हुए बोलती हैं। कौन है मम्मी? अनु बोली। खुद देख लो। क्या मम्मी, आप बता नहीं सकती कौन है? अनु अपने कमरे से बाहर आते हुए बोली। अनु गेट के पास गई और गेट खोला तो सामने खोलते ही वो बोलती है। सौरभ, तुमने बोला था ना कल आना? सौरभ बोला। सौरभ, तुमको कहा था ना कि कल आना, लेकिन मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। जब मैं पढ़ लूँगी तो दे दूँगी। अनु बोली। तो तुमने अब तक नहीं पढ़ी? सौरभ बोला। कल दे दूँगी पक्का। ठीक है, सौरभ बोला। हाँ, कल आकर ले जाना। अगले दिन अनु किसी काम से अपनी दीदी के घर चली आती है और वो उस दिन अपने घर में वापस नहीं आती। शाम को फिर सौरभ अनु के घर जाता है, लेकिन उसकी मम्मी बता देती हैं कि अनु आज नहीं है, कल आना। सौरभ फिर वापस अपने घर लौट जाता है। अनु अगले दिन भी अपने घर नहीं आती। अगले दिन फिर शाम को 7 बजे डोरबेल बजती है। डोरबेल की आवाज़ सुनते ही उसकी मम्मी गेट खोलती हैं। कौन है? अनु की मम्मी बोलती हैं और गेट खोल देती हैं। अनु है? सामने खड़ा शख्स पूछता है। नहीं, उसकी मम्मी कहती हैं। इससे पहले अनु की मम्मी कुछ और बोल पाती, उससे पहले ही उनके मुंह से चीख निकल जाती है और उनकी आंखें खुली रह जाती हैं, सांसें थम जाती हैं। सामने जो शख्स अभी खड़ा था, अब उसके सिर में से खून बह रहा था और उसका सिर फट चुका था और उसका एक हाथ भी टूटा हुआ था। आंखें एकदम रेड हो गई थी। उसे देखकर वो डर जाती हैं और कुछ बोल नहीं पाती। उनकी गेट पर ही हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है और वो जो गेट पर आया था वो वापस मुड़कर चला जाता है। सभी लोगों को लगता है कि उनको हार्ट अटैक आया है, इसी वजह से उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन मृत्यु का असली कारण किसी को पता नहीं चलता। अनु के घर में उसकी मम्मी की मृत्यु की वजह से सभी परिवार वाले आए हुए थे। सभी लोग घर में ही थे। तो फिर एक बार फिर से गेट पे कोई आता है और इस बार गेट अनु की मामी खोलती हैं और जैसे ही वो गेट खोलती हैं वो शख्स पूछता है, अनु है? वो इससे पहले उसकी मामी कुछ बोल पाती, उनकी नज़र सामने खड़े शख्स पर जाती है और उसको देखते ही उनकी सांसें तेज हो जाती हैं। उनके मुंह से भी चीख निकलती है जिसे सुनकर बाकी लोग भी आ जाते हैं और जो गेट पर आया शख्स था वो चला जाता है। सब अनु की मामी से पूछते हैं कि क्या हुआ, बट वो कुछ बोल नहीं पाती और वहीं बेहोश होकर गिर जाती हैं। लेकिन उसके बाद अनु की मामी को कभी होश आता ही नहीं और वो कोमा में चली जाती हैं। किसी को यह समझ में नहीं आता कि उनकी ये दशा कैसे हो गई और उनको इतना बड़ा सदमा कैसे लग गया। अनु का परिवार अस्थियों को लेकर हरिद्वार गंगा में विसर्जन करने के लिए चले आते हैं। घर में कोई भी नहीं होता। एक बार फिर से वही शख्स अनु के घर पे आता है और गेट पर ताला लगा देख वापस जा रहा होता है कि सामने वाले घर की औरत बाहर निकल कर आती है और फिर उससे पूछती है कि वो कौन है और किसको देख रहे हैं। अनु है, शख्स वो बोलता है। वो तो हरिद्वार गए हैं, कल आना। इससे ज़्यादा वो औरत कुछ बोल पाती। एक दर्द भरी आवाज़ के साथ वो वहीं गिर जाती है। इसके बाद पूरे शहर में रोज़ कोई ना कोई मरने लगता है। किसी को भी समझ नहीं आता कि मृत्यु कैसे हो रही थी। मृत्यु का कारण सबका हार्ट अटैक ही था,
लेकिन सबको इतनी कंटिन्यूसली कैसे हार्ट अटैक आ सकता था? सभी लोग ये सोच रहे होते हैं और शाम को अपने दरवाजे को बंद कर लेते हैं और किसी के आने पे खोलते ही नहीं हैं। कुछ टाइम बाद अनु के परिवार वाले फिर घर आते हैं और शाम को एक बार फिर से डोरबेल बजती है। कौन है? इस बार अनु के पापा अंदर से ही पूछते हैं। अनु है? नहीं, वो अपनी फ्रेंड की शादी में गई है, अनु के पापा अंदर से ही बोलते हैं। वो शख्स वहाँ से निकल जाता है और उसके बाद सीधा अनु की फ्रेंड के घर पहुँच जाता है। वहाँ वो एक औरत से पूछता है, अनु है? वो औरत कुछ बताती उसके पहले ही वो औरत उस शख्स की शक्ल देखती है। सामने खड़े शख्स का सर फटा हुआ था और हाथ टूटा हुआ था और उसके सिर से खून निकल रहा था। उसे देखते ही वो डर के मारे भागने लगती है और भागते भागते वो औरत घर से ही बाहर चली जाती है और बाहर जाते के साथ ही उसके सामने फिर वही शख्स आ जाता है, जिसको देखकर वो बहुत तेज चीखती है, लेकिन उसके बाद उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकलती। वो शख्स उसके गले को दबा देता है और फिर उसको वहीं छोड़कर शादी वाली जगह चला जाता है। वहाँ जाकर वो एक लड़की से पूछता है, अनु है? अनु अंदर उस साइड उस कमरे में है। लड़की बिना उस शख्स की शक्ल देखे बोल देती है, लेकिन जब वो उसकी शक्ल देखती है वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। वो शख्स उसको भी गला दबाकर मार देता है और एक साइड में उसे फेंक देता है। अनु को ढूंढते ढूंढते वो उसकी फ्रेंड के कमरे में पहुंच जाता है। अनु अपनी फ्रेंड को तैयार कर रही थी, तभी गेट पर दस्तक होती है। कौन है? अनु बोलती है। अनु है? बाहर से आवाज़ आती है। हाँ, लेकिन आज अनु फ्री नहीं है, कल आना, अनु मजाक करते हुए बोलती है। उसको लगता है जैसे उसका कोई फ्रेंड होगा और उससे पूछ रहा होगा। वो शख्स वापस मुड़ जाता है और वहाँ से वापस चला जाता है। अगले दिन वो शख्स फिर आता है और अनु के दरवाजे की डोरबेल बजाता है। कौन है? अनु के पापा बोलते हैं। अनु है? बाहर से आवाज़ आती है। 1 मिनट ही बुलाता हूँ उसको, अनु के पापा अंदर से ही बोल देते हैं। अनु देखना बेटा, कोई आया तेरे से मिलने, अनु के पापा बोलते हैं। अनु गेट खोलने से पहले पूछती है, कौन है? अनु, मैं सौरव, बाहर से आवाज़ आती है। अनु एकदम से डर से नीचे बैठ जाती है और अपना सिर पकड़ते हुए बड़बड़ाने लगती है। ये कैसे हो सकता है? वो तो मर चुका है। उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो गेट खोले और बाहर जाए। उसे अपनी फ्रेंड की बातें याद आती हैं कि उसकी फ्रेंड ने उसे बताया था कि सौरव मर चुका है एक रोड एक्सीडेंट में, और वो अगर मर गया है तो बाहर कैसे हो सकता है? क्या काम है? अनु डरते हुए बोलती है। बुक लेने आया था, तुमने बोला था ना कल आना। कल आना, अनु एक बार फिर से डरते डरते बोलती है। सौरभ फिर वापस चला जाता है। अनु बाहर सुनने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता, तो वो नीचे बैठ जाती है और सोचने लगती है कि सौरभ तो मर चुका है, फिर उसके गेट पर कौन था। वो बुक सेल्फ में जाकर वापस से उसकी बुक को ढूंढती है और उसे वो बुक मिल जाती है। फिर वो अपना फ़ोन निकालकर अपनी फ्रेंड को फ़ोन करती है। हेलो नेहा, अनु बोलती है। हाँ बोलो। नेहा, क्या सच में सौरभ मर गया? हाँ सच में मर गया, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? पहले ही बता देता मैंने तुम्हें। नेहा, वो मेरे घर आया था, अपनी बुक मांग रहा था जो मेरे पास रखी हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो शायद अपनी बुक लेने ही वापस आ रहा है। उसके बाद अनु नेहा को बाद में कॉल करने का बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। क्या हुआ बेटा, कौन था और तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? अनु के पापा उससे पूछते हैं। पापा, सौरभ आया था बट उसकी मृत्यु हो चुकी है। मौत से पहले वो मेरे पास बुक मांगने आया था, लेकिन मैंने उसे बुक नहीं दी क्योंकि मैंने उसे पढ़ा नहीं था। मैंने उसको अगले दिन आने को बोला। फिर सुनने में आया कि उसकी एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई और उसके सर में चोट आई थी और एक हाथ भी टूट गया था। अनु अपने पापा को सब बता देती है। अनु के पापा भी बहुत डर जाते हैं और सोचते हैं कि अगले दिन क्या होगा। अनु के पापा अनु को बोलते हैं कि एक काम करो, कल उसको बुक दे ही दो। उसके आने से पहले ही वो बुक गेट के बाहर रख देना और अंदर से बोल देना बुक वहाँ पर रखी हुई है, वो ले ले और चला जाए। फिर देखते हैं उसके बाद वो आता है या नहीं। अगले दिन फिर वही शाम को 7 बजे डोरबेल बजती है और गेट के बाहर सौरभ खड़ा होता है। अनु के पापा और अनु डरते डरते बोलते हैं, बुक लेटर बॉक्स में रखी हुई है, लेकर चले जाओ। अनु डरते डरते कहती है। जब सौरभ चला जाता है तो अनु और उसके पापा एक ठंडी रात की सांस लेते हैं, लेकिन अगले दिन फिर से 7 बजे डोरबेल बज जाती है। कौन है? मैं सौरभ, गेट के बाहर से सौरभ कहता है। फिर एक बार वही बाहर खड़ा था। अनु और उसके पापा बहुत डर जाते हैं। अनु एक बार फिर डरते डरते बोल देती है, कल आना।
अगले दिन अनु और उसके पापा मंदिर के बाबा के पास चले जाते हैं और उन्हें सब कुछ बता देते हैं। वो अपनी बुक लेने आता है। अनु बोलती है, उस दिन क्या हुआ था? बाबा पूछते हैं। मेरे पास उसकी एक बुक थी, मैंने उसे वापस नहीं करी थी। उससे पहले ही वो एक रोड एक्सीडेंट में मर गया। मरने से पहले वो मेरे पास अपनी बुक लेने आया था और अब मरने के बाद भी आ रहा है। इसके बाद अनु सब कुछ बता देती है। उसको वो बुक चाहिए तो दे दो। हमने वो बुक कल दे दी, लेकिन वो फिर से आ जाया था। वो जब मरा था तो उसके दिमाग में ही रह गया कि मुझको कल अनु के घर में जाना है और बुक लेनी है, इसीलिए वो रोज तुम्हारे घर आता है। बाबा, अब इसका क्या उपाय है? कुछ तो उपाय बताइए। बाबा बोलते हैं, एक ही उपाय है। पहले तो उसकी बुक को ढूंढना होगा जो वो लेकर चला गया है। वो बुक उसके घर में ही होगी, लेकिन वो लेने दे ये जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद उसको आग में जलाना होगा, वो भी सौरभ की किसी वस्तु के साथ जिसको वो पहनता हो। हमको ये काम उसकी गैर मौजूदगी में करना होगा। इसमें एक समस्या है, सौरभ का ही घर रहेगा वो, और वहां पर वो काफी शक्तिशाली होगा, इसीलिए वो उस बुक को ढूंढने नहीं देगा। उसको बड़ी सावधानी से ढूंढना पड़ेगा और उसका ध्यान भटकाना पड़ेगा ताकि उसकी किताब को ढूंढा जा सके। फिर उस किताब को ढूंढने के बाद उसकी वस्तु को तुरंत जला देना होगा। इस काम के लिए वो लोग उसी रात को ठीक समझते हैं और ठीक 7 बजे से पहले ही सौरभ के घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। 7 बजते ही वो उसके घर के अंदर चले जाते हैं और बुक को ढूंढने लगते हैं। सौरभ शाम को 7 बजे अनु के घर जाता था, तो इस वजह से शाम के 7 बजे वो उसके घर पहुंचते हैं और उसके घर में ढूंढने लगते हैं। बहुत ढूंढने के बाद अनु को वो बुक एक बुक शेल्फ में दिखाई देती है। अनु बुक को बाबा को दे देती है और उसके बाद वो लोग सौरभ के सामान को ढूंढने लगते हैं, लेकिन घर में ऐसा कोई भी सामान अब उनको नहीं मिलता जो सौरभ पहनता हो। तभी अनु के पापा की नज़र टेबल के पास पड़ती है जहाँ पर एक वॉच थी। क्या ये वॉच सौरभ की है? अनु के पापा उससे पूछते हैं। हाँ, मैंने उसे देखा है कई बार उसे पहनते हुए। अनु बाबा और पापा की तरफ देखकर बोलती है। जैसे ही वो बुक और वॉच को लेकर बाहर जाते हैं जलाने के लिए, तभी जोर से आंधी चलने लगती है और सारा सामान इधर उधर बिखर जाता है। एक तेज गर्जना होती है जिससे सभी लोग डर जाते हैं। सौरभ अपनी शक्ति से उस बुक और घड़ी को इधर उधर कर देता है। अनु उसको देखती है और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगती है। तुम मुझको यहाँ खत्म करने आ गई? पहले भी तुमने मेरी किताब नहीं दी और अब मेरे से वापस लेने आ गई। सौरभ अनु की तरफ देखता हुआ बोलता है। सौरभ अनु से बात कर ही रहा होता है कि तभी पीछे से बाबा उस पर जल छिड़क देते हैं और सौरभ कुछ पल के लिए गायब हो जाता है। जल्दी से घड़ी और बुक को जलाओ, सौरभ कुछ टाइम के लिए नहीं आएगा। बाबा अनु की तरफ देखते हुए कहते हैं। हमारे पास टाइम कम है, फटाफट करो। अनु फटाफट से बुक और घड़ी को इकट्ठा करके उसमें आग लगा देती है। एक बहुत तेज गर्जना के साथ सब कुछ शांत हो जाता है और उस बुक की आग के धुएं के साथ एक परछाई खिड़की से बाहर चली जाती है। अनु और उसके पापा बाबा का धन्यवाद करते हैं और अपने घर चले जाते हैं। उस दिन के बाद मेरा नाम अंश पाठक है और मैं हरियाणा के बहादुरगढ़ में रहता हूँ। हाल ही में मैं अभी 11th क्लास में आया हूँ और आप सभी को पता ही होगा कि कुछ दिन पहले ही हमारे यहाँ पर 10th के बोर्ड्स ओवर हुए हैं। तो ये बात उस वक्त की है जब मेरा एसएससी का पेपर था, यानी कि 14 मई 2022 को। उस समय मेरे पेरेंट्स एक अंकल से मिलने के लिए उनके घर पे जाने वाले थे और वो वहाँ पर एक दिन के लिए रुकने वाले थे। वो तारीख थी 13 मई की। अब चूंकि अगले दिन मेरा एग्जाम था तो मैं रात में देर तक पढ़ाई कर रहा था और लगभग 1 या 1:30 बजे मुझे एकदम से थोड़ा अजीब सा फील होने लगा और उसी टाइम पर मुझे ऐसा लगा कि मानो मेरे रूम से लगी हुई विंडो से कोई अंदर की ओर झांक रहा हो। मुझे एकदम से एक डर लगने लगा। पूरे घर में मेरे और मेरे छोटे भाई यश के अलावा और कोई भी नहीं था। अब उसे ये बात बताकर मैं डराना नहीं चाहता था। एक्चुअली उस टाइम पे वो सो रहा था और मैंने उसे डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी सही नहीं समझा। मैंने विंडोज को फिर से बाहर जाके बंद कर दिया, पर अब मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग पा रहा था। मुझे बार बार ऐसा फील हो रहा था मानो कोई मुझे देख रहा हो। फिर भी मैंने अपने एग्जाम की सीरियसनेस को समझते हुए सोचा कि अब मुझे पढ़ाई पर ध्यान लगाना ही होगा। 10-15 मिनट बाद मुझे हमारे घर के ऊपर छत पे से आवाज आई। आवाज जैसे कोई छत वाले गेट को जोर जोर से पीट रहा हो। बहुत तेज तेज दरवाजा पीटने की आवाज नीचे तक आ रही थी। उस वक्त तक मैं हद से ज्यादा डर गया था। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई चोर आ गया है। मेरे दिमाग में आया कि मेरे को ऊपर जाके चेक करना चाहिए, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी।
उसी वक्त मैंने महसूस करा कि मुझे बहुत ही जोर से प्यास भी लग रही है। इसीलिए मैं पानी पीने के लिए किचन में गया और फ्रीज में से पानी पीने के लिए। जैसे ही मैंने किचन में रखे हुए फ्रीज का डोर खोला, उसी टाइम पे मैंने देखा कि फ्रीज के ऊपर वाले रैक पे कोई बैठा हुआ है और वो कंटिन्यूअसली मेरे को ही देख रहा है। मैं बहुत ही तेज चिल्लाया, इतनी तेज कि मेरी आवाज से यश भी उठ गया। वो फौरन भागता हुआ मेरे पास आया और पूछने लगा कि भाई क्या हुआ। इसके बाद मुझे उसको सारी बात बतानी पड़ी और मेरी ये बातें सुनकर उसकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। अब हम दोनों ही चुपचाप अपने रूम में गए और रूम का डोर बंद करके नीचे बैठे और हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। इसी बीच सबसे ज्यादा डरावनी सी बात ये थी कि एक दो बार बीच बीच में मुझे अपने डोर पर किसी के नॉक करने की आवाज आए जा रही थी। इसी बीच उस रूम की विंडो से मैंने गेट की तरफ देखने की कोशिश करी तो हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वहां पर उस वक्त मुझे कोई भी नहीं दिख रहा था, बट स्टिल दरवाजे को पीटने की आवाज आए जा रही थी। हम दोनों ने ही हनुमान चालीसा पढ़ना कंटिन्यू रखा और थोड़ी देर बाद वो आवाज आना बंद भी हो गई। फिर हमने बिना डोर खोले वहीं डोर में जो एक छोटा सा होल था उससे बाहर की तरफ देखने की कोशिश करी। उसी वक्त हमने देखा कि हमारे घर के वॉशरूम के आगे एक काला सा शैडो खड़ा हुआ है। पहले तो ये चीज मैंने देखी और जैसे ही मैंने देखी मैं एकदम डर के मारे पीछे को हट गया और फिर जैसे ही मेरे छोटे भाई यश ने उस चीज को देखा वो एकदम से ही बेहोश हो गया। मैं भी एकदम चुपचाप से उधर ही बैठा रहा। पता नहीं क्यों मैं इसको उठा ही नहीं रहा था। मैं एक तरीके से बुरी तरीके से शॉक में चला गया था। फिर जब मुझे आसपास की चीजों का एहसास हुआ तब मैंने यश को उठाने की कोशिश करी, बट वो उठ नहीं रहा था। मेरे मन में एक बार को आया कि इसके मुंह में पानी की छींटे मारूं, बट उस रूम में उस टाइम पे पानी था ही नहीं। अब मैं इतना डर गया था कि मैंने चालीसा पढ़ना ही बंद कर दिया था। पता नहीं क्यों पर मेरे मुंह से कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। मेरे गले से मानो आवाज ही ना निकल पा रही हो। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई हमारे अलावा भी हमारे ही रूम में बैठा हुआ है और मुझे एकदम अलग तरह की फीलिंग आ रही थी। एक ऐसी फीलिंग जिससे मुझे ऐसा महसूस हो पा रहा था कि कोई हमारे सामने खड़ा हुआ है। मैं एकदम से ऐसे थोड़ा पीछे को हटा और पीछे दीवार के साइड कोने में जाकर बैठ गया। फिर एकदम से ही हमारे घर के पीछे वाली गली के कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी और वो आवाज और पहले से ही बनी हुई इस कमरे की स्थिति मेरे लिए इतनी ज्यादा भयानक हो गई कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने समय देखा, सुबह के 8 बज चुके थे। मैं इन सारी बातों को भूलकर जल्दी से अपने एग्जाम सेंटर पहुंचा और फिर स्कूल से आने के बाद मैंने मम्मी पापा को ये सारी बात बताई, बट किसी को भी मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। मेरे पेरेंट्स घर आ चुके थे और उस दिन के बाद से कभी भी कोई भी अजीब घटना नहीं घटी। मेरे साथ और भी कई सारे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुए हैं, बट ये उन सब में से सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम था। मैं आपको यहाँ पर एक फ़ोटो के जरिए दिखाना भी चाहूँगा वो रैक जहाँ पर मैंने उस चीज़ को बैठे हुए देखा था। अभी आप स्क्रीन पे जो फ़ोटो देख रहे हैं ये मेरे घर की वही रैक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की पहली कहानी। अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली घटना की ओर, जो कि हमें बताई है हमारे सब्सक्राइबर शहजाद आलम ने। आइए आगे की घटना को ठीक वैसे जानते हैं जैसे उन्होंने मुझे बताई है। मेरा नाम शहजाद है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आज से लगभग 2 साल पहले मेरे साथ घटी थी। ये घटना साल 2019 के लगभग अंत की है। उस समय पर मैं एक अच्छे खासे ग्रोसरी स्टोर पे जॉब करता था। मेरी जॉब थी डिलीवरी बॉय की और मुझे पूरे शहर में घूम घूम कर लोगों का सामान उनके घर तक पहुंचाना होता था। यूजुअली मैं दिन में 25 से 30 डिलीवरी कर देता था। ये जॉब काफ़ी ज़्यादा थका देने वाली थी, बट इसकी पे अच्छी खासी थी और यही कारण था कि मैं इस जॉब को कर रहा था। तो एक दिन ऐसा ही था, मैं अपनी डिलीवरीज नॉर्मली कर ही रहा था। उस दिन मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स देने जाना पड़ा क्योंकि मेरे कई सारे साथी उस दिन छुट्टी पर थे और इसी वजह से मुझे उस दिन ओवर टाइम करना पड़ा। मैं सुबह से डिलीवरीज में लग गया था और अब ऑलरेडी रात के 10 बज चुके थे और उसके बावजूद मुझे 2 डिलीवरीज और करनी थी। उस रात तो पता नहीं क्या हुआ, जो कस्टमर्स थे वो भी मेरे मैनेजर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे कि हमें सामान के 12 बजे मिले,
पर हमें सामान चाहिए आज ही। अब कस्टमर्स की ऐसी जिद की वजह से मेरा मैनेजर भी मेरे ऊपर दबाव बनाने लगा कि मुझे उन दोनों डिलीवरीज को भी पूरा करना ही पड़ेगा। तो उन 2 में से एक ऑर्डर्स को रात के लगभग 11 बजे के आसपास तक मैं डिलीवर करने चला गया था। अब बस रात का मेरा आखिरी ऑर्डर बचा था और जब मैंने मैप खोलकर चेक करा कि मुझे कहाँ पे ऑर्डर देने जाना है तो ये देखकर मेरा दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया कि वो लोकेशन मेरी लोकेशन से लगभग 1.5 से 2 घंटे की दूरी पर थी। मैंने अपने मैनेजर को कॉल किया और उसे ये सब बताया और उसने कहा कि किसी भी कीमत पर मुझे आज ही डिलीवर करना है क्योंकि उस तरफ से कस्टमर की बार बार कॉल्स आ रही हैं। अब मेरे पास डिलीवरी देने जाने के अलावा और कोई भी चारा नहीं बचा था। मैंने लास्ट ऑर्डर वो उठाया और उसके बाद उसकी डिलीवरी के लिए निकल पड़ा। जिस एरिया में मुझे जाना था वो काफ़ी ज़्यादा शहर से अलग थलग एरिया था, मतलब मेन सिटी से तो अच्छी खासी दूरी पर। रात के लगभग 12:40 के आसपास होंगे और उस समय जब मैं उन गलियों में पहुंचा तो वहां पर मुझे कोई भी नहीं दिख रहा था। मैंने एक बार फिर से एड्रेस चेक करा तो मैंने देखा कि ये एक स्मॉल अपार्टमेंट बिल्डिंग थी जो कि आगे वाली रोड के साइड में थी। मैंने उनका सामान उठाया और उस अपार्टमेंट की ओर बढ़ने लगा। उस वक्त पर जाकर मेरी नजर पड़ी उस सामान पर और मैंने देखा कि उसके अंदर नींबू के अलावा और कुछ भी नहीं था। और मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि आधी रात में इतनी कौन सी आफत मच गई थी कि उन्होंने सिर्फ नींबू के लिए मुझे यहाँ पर बुलवाया है। अब मैं उस अपार्टमेंट के लगभग सामने आ गया था और उस वक्त पर मुझे रियलाइज हुआ कि वो अपार्टमेंट सही में बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में था। मतलब उस बिल्डिंग को ही देखकर मुझे लग रहा था कि इसकी काफ़ी सालों से मरम्मत नहीं हुई है और शायद ये एक आधी बार हल्का सा भूकंप आ जाए तो लुढ़क ही जाए। अब उस जगह पर थोड़ी बहुत जो रोशनी थी वो वहाँ की स्ट्रीट लाइट की वजह से। मैं उस बिल्डिंग के अंदर गया और एक बार फिर से मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया और काफ़ी ज़्यादा थोड़ा डर भी गया क्योंकि उसके सबसे नीचे वाले फ्लोर पर कोई भी नहीं था, लिटरली कोई भी नहीं, ना सिक्योरिटी गार्ड ना ही किसी जिंदा इंसान का कोई भी सबूत। मैंने आसपास नज़र घुमा के देखा तो मतलब वो बिल्कुल एकदम सुनसान बिल्डिंग की तरह ही लग रही थी, जैसे खंडर अक्सर देखे जाते हैं। इसी फ्लोर पे मैंने थोड़ा आगे जाके वहाँ के रूम्स देखने चालू करे और मैंने देखा कि या तो वो रूम्स बंद थे या फिर उन पे सील ही लगी हुई थी। उसी चीज़ को देखने के तुरंत बाद मेरे दिमाग में काफ़ी ज़्यादा भयानक सिग्नल आया कि अब मुझे इस जगह से तुरंत निकल जाना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। मैंने वहीं पर लगे एक बिल्डिंग प्लान को देखा जिसमें अपार्टमेंट का नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा था और मुझे जिस अपार्टमेंट में डिलीवरी देने जाना था वो 5B था, यानी कि वो 5th फ्लोर पे था। अब मुझे सच में डर सा लगने लगा और मैं वहां से बाहर निकल के सीधा उसी जगह पर आया जहां पर स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी। अब मैं उस जगह पर खड़ा होकर बिल्डिंग के ऊपर की ओर देखने लगा, ये सोच के कि भले ही रात के 12-1 बज रहे हैं लेकिन कोई ना कोई तो जगह ही होगा, मतलब कोई ना कोई लाइट तो पूरे अपार्टमेंट में दिखनी ही चाहिए। बट पूरे अपार्टमेंट में मुझे कहीं पर भी एक भी लाइट जलती हुई नहीं दिखी। अब ऐसा पहली बार नहीं था कि मैं इतनी ज़्यादा लेट डिलीवरी दे रहा था और इसीलिए मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये बिल्डिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसी टाइम पर मैंने अपना फ़ोन निकाला और मैनेजर को फ़ोन करा कि इस जगह पर कोई भी नहीं है और उसके जवाब में मेरे मैनेजर ने कहा कि उस कस्टमर का बार बार सुबह से कॉल आया जा रहा है और अभी ठीक 5 मिनट पहले ही उसका कॉल आया था और उस लड़की को जल्द से जल्द उसका सामान चाहिए और ये उसकी ज़रूरत है। अब मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया और मैंने अपने मैनेजर से ही कह दिया कि मैं इसे डिलीवर नहीं करने वाला। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें सुबह देख लूँगा और उसके बाद गुस्से में कॉल को कट कर दिया। मैं भी अपनी बाइक पे बैठा और इंजन को स्टार्ट करने लगा और उसी टाइम पर मैं बस बाइक को स्टार्ट करके जा ही रहा था कि तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी और ये आवाज़ उसी अपार्टमेंट की तरफ से आई थी। इस आवाज़ को सुनते के साथ ही मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगने लगा और ये आवाज़ किसी औरत की थी जो कि शायद किसी को बुला रही थी। मैंने अपनी बाइक पे बैठे बैठे ही अपनी गर्दन को पीछे घुमाया और उस बिल्डिंग की ओर देखने लगा, बट मुझे कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा था। फिर मैंने अपनी पीठ पे टंगा हुआ अपने बैग को आगे की ओर रखा और उसमें से अपनी फ्लैश लाइट निकाली जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई बीम की फ्लैश लाइट थी। उसकी रेंज 500 मीटर तक की थी। जैसे जैसे मैं अपार्टमेंट में लाइट को फ्लैश कर रहा था मुझे हर चीज़ एकदम क्लियरली दिख पा रही थी और
तब मैंने 5th या 6th फ्लोर के आसपास कहीं पर तो फ्लैश करा जब मैंने बालकनी में उसको खड़ा हुआ देखा। पहले तो दिखने में मुझे एक नॉर्मल से इंसान की परछाई लगी, पर जब मैंने उसके ऊपर टॉर्च को फोकस करा तब मैंने देखा वो वहाँ पे क्या था। और उसे देखने के बाद मुझे मान लो एक हार्ट अटैक सा ही आने वाला था। मुझे उतना ज़्यादा डर महसूस होने लगा जितना मैंने कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं महसूस करा था। मैं देख पा रहा था कि उस जगह पर बालकनी में एक सच में बहुत ही लंबी औरत खड़ी हुई है, जिसकी हाइट मेरे ख्याल से तो 8 या 9 फीट होगी। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक था, इतना भयानक कि शायद उसे देखकर कोई अपनी पैंट ही गीली कर दे। उसके बाद एकदम से ही उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और वो काफ़ी तेज से चिल्लाने लगी मुझे अपने पास बुलाने के लिए। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरा ऑर्डर कहाँ है। मुझे तो बस ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी मौत अब मेरे बिल्कुल सामने ही है। आप उसकी हाइट का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि उसका सर उस बालकनी की सीलिंग को छूने वाला था। उसकी स्किन एकदम सफ़ेद सी पड़ गई थी और वो काफ़ी ज़्यादा पतली सी थी, दिखने में एकदम भयानक सी शैतान लग रही थी। मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ आई कि आखिर वो चीज़ है क्या जिसे मैं देख रहा हूँ। लगभग रात के 1 बज रहे थे और उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा भयानक लग रही थी। मुझे बस समझ में आ गया था कि अब मुझे यहाँ से भागना ही है। ये सब चीज़ें जितनी मैंने आपको बताई ये बस 8 से 10 सेकंड के बीच की बात होगी। उसके बाद मैंने तुरंत ही अपनी बाइक को स्टार्ट करा और तुरंत ही एक्सेलरेटर को पूरी स्पीड से घुमा दिया। मैं बिल्कुल पागलों की तरह अपनी बाइक को चला रहा था और काफ़ी ज़्यादा मुझे पसीना भी आ रहा था। मैं जैसे तैसे करके ग्रोसरी स्टोर पे आया, वहाँ पे सारा सामान वामान रखा और उसके बाद वापस अपने घर की ओर निकल गया। मैं बस हैरान था ये सोच के जो चीज़ मेरे साथ अभी हुई, क्या वो सच भी था? क्या उस पर कोई यकीन करेगा भी? वो चीज़ थी क्या? मैं उस पूरी रात बिल्कुल भी नहीं सोया। अगले दिन मैं ग्रोसरी स्टोर पे गया अपनी शिफ्ट के लिए फिर से। मैनेजर ने मुझे देखा और जब मैंने उसकी ओर देखा तो मैंने पाया कि उसका चेहरा कुछ उदास सा लग रहा था। मैंने उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ। फिर उसने मुझसे कहा कि क्या तुमने रात का आखिरी पार्सल डिलीवर करा था? मैंने एकदम से अपनी आवाज़ ऊंची करी और तेजी से चिल्ला के कहा, नहीं मैंने नहीं करा। वो एकदम भयानक बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग में जो चीज़ मैंने देखी शायद ही आप मेरी बात पर यकीन भी करोगे। मैंने ये सोच के चिल्लाया था कि शायद इस पर मेरे मैनेजर भी मेरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला है, बट उसने कुछ भी नहीं कहा और बस नीचे ज़मीन की ओर देखता रहा और धीरे धीरे से कुछ बड़बड़ाने लगा वहीं खड़े खड़े। मैंने अब उससे पूछा कि आखिर बात क्या है। इसके बाद उसने मुझे बात बताना शुरू करा। उसने बताया कि रात के करीब 2 बजे के आसपास से उसी कस्टमर की कॉल आई थी और उस लेडी ने उसे धमकी दी कि अब मेरी बेटी को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा जो मैंने उसकी डिलीवरी नहीं करी है। मैं उस औरत पे बहुत ज़ोर से चिल्लाया और बोला कि तुम भाड़ में जाओ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। फिर मैंने उससे पूछा कि वो पर आपकी बेटी को कैसे जानती थी। उसने कहा कि नहीं, ना तो मेरी बेटी को कभी जानती है और ना ही मैं उसे आज तक जानता हूँ। मैंने कहा क्या? इसके बाद एकदम से उसका चेहरा और ज़्यादा उतर गया और उसने फिर मुझे बताया कि आज सुबह एकदम से मेरी बेटी का ब्लड प्रेशर एकदम लो हो गया और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। ये बात सुनते के साथ ही मैं भी एकदम चुप हो गया और अगले कुछ मिनट तक हम दोनों बस चुप ही खड़े रहे। उस जगह का माहौल अब काफ़ी ज़्यादा टेंस सा हो गया था। फिर मैंने उसे वो सारी बात बताई जो मैंने पिछली रात देखा था। इस पर पहले तो उसे मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ, बट क्योंकि मैं भी उस जगह पर काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा था और जैसे मैंने उसे बताया उसे आखिर में मेरी बात पर यकीन करना ही पड़ा। और लास्ट में उसने उस जगह पे एक नया रूल बना दिया कि शाम को 7 बजे के बाद से हम लोग घर की डिलीवरी नहीं करेंगे। इसी के साथ दोस्तों हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली कहानी की ओर। ये घटना हमें बताई है हमारे सब्सक्राइबर सुमित मित्तल ने और आगे की स्टोरी हम उन्हीं के नज़रिए से जानते हैं। मेरा नाम सुमित है और मैं फिरोज़ाबाद का रहने वाला हूँ। ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये साल 2009 की है, यानी कि आज से लगभग 12-13 साल पहले की। उस वक्त मेरी उम्र लगभग 21 साल की थी और सर्दियाँ लगभग शुरू हो गई थी और मौसम धीरे धीरे ठंडा होने लग गया था। दरअसल हमारी फैमिली का बिजनेस है हीटर से जुड़ा हुआ और उसी के सिलसिले में मेरे पापा ने उस टाइम पर मुझसे कहा था कि मुझे शहर से बाहर एक इंडस्ट्रियल एरिया में लोकेटेड एक फैक्ट्री में जाना होगा जहाँ पर मुझे थोड़ा काम रहेगा, जहाँ पर मुझे कुछ काम करना है। वो जगह लगभग हमारे घर से
25 मील की दूरी पे होगी। मैं यहाँ पे आपको उस इंडस्ट्रियल एरिया का नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को या किसी भी जगह को बदनाम नहीं करना चाहता। मैंने उस जगह पे स्थित कुछ फैक्ट्रीज ओनर से बातचीत करी अपने काम के सिलसिले में, और मैं कब वहाँ पर आऊँ इस बारे में। इसके बाद जब ये सारी बातें तय हो गई, अब बस बाकी था वहाँ पर जाना। अब वो टाइम कोई स्मार्टफोन वगैरह का नहीं था, हमारे पास बस उस टाइम पर नॉर्मल से सेलुलर फ़ोन्स होते थे। जैसे आज हम किसी भी जगह पर मैप्स के ज़रिए आराम से पहुंच जाते हैं, उस वक्त ये तरीका नहीं था। उस वक्त तो आप बस एक बार किसी से रास्ता पूछ लो और उसके बाद भटकते भटकते आपको उस जगह पर पहुंचना ही है। अब जिस जगह पर मुझे जाना था वहाँ पर जाने का रास्ता थोड़ा बहुत शहर से और उसके बाद ज़्यादातर एरिया यूं कहें एक छोटे स्केल के जंगल से गुजरते हो जाता है। हाँ, शायद जंगल शब्द उसके लिए सही रहेगा। वो पूरा एरिया लगभग 8 या 9 मील का है। मुझे उस एरिया के बारे में पहले से ही पता था, बट मेरे माइंड में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई थी कि वहाँ पे कुछ खतरा या फिर ऐसा कुछ हो सकता है। मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा था। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे वहाँ पर अपनी बाइक से ही जाना चाहिए क्योंकि मुझे वैसे भी वहाँ से कुछ लेकर नहीं आना था। इसीलिए मैंने अपनी स्प्लेंडर निकाली और सोचा कि अब मैं उसी से वहाँ पर जाऊँगा। अगले दिन मैंने अपने कॉलेज की छुट्टी कर ली, एक बैग अपने पीठ पे उठा लिया और उसके बाद उसमें थोड़ा खाना पीने का सामान रख के घर से निकल चुका था मैं। इसके अलावा मेरे पास कुछ पैसे भी थे जो कि मेरे को उन फैक्ट्री वर्कर्स को देने थे। मुझे वहाँ पे जाने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लगने वाला था। मैंने अपनी बाइक का फ्यूल टैंक चेक करा और उसके बाद अपनी बाइक को स्टार्ट करके सुबह के लगभग 10 बजे अपने घर से निकल चुका था मैं। थोड़ी देर बाद मैं शहर के बॉर्डर को लगभग पार कर चुका था और उसके बाद उस सड़क की ओर बढ़ते चला था जो कि आगे जाके उस जंगल से मिक्स हो रही थी। वहां पे जब तक मैं पहुंचा तब तक मैंने अपनी स्पीड को थोड़ा कम कर दिया था क्योंकि वहां का जो रोड था उसकी हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। कुल मिला के वो एक अंडर डेवलप्ड एरिया था। इसके बाद मैं फाइनली उस जगह पे पहुंच चुका था जहां से जंगल की शुरुआत होती थी। अब जैसे ही मैं बाहर के एरिया से जंगल की तरफ अंदर की ओर आया, तब मैंने एकदम से वहां आते ही हुए कम टेम्परेचर को महसूस करा। ये आसपास के पेड़ वगैरह की वजह से था। खैर, धीरे धीरे चलते चलते मैंने उस एरिया को पार कर लिया था और आगे जाके अब मुझे एक बोर्ड दिख गया जहां पर मुझे उस इंडस्ट्रियल एरिया के जाने का नोटिस बोर्ड दिखाई दे गया था। उस जगह से मुझे लगभग 20 मिनट और लगे होंगे और ये 20 मिनट लगने का भी कारण था वहाँ का खराब रोड। मुझे तो लगा था कि शायद मैं 1.5 घंटे तक वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, बट मुझे अब लगभग 2.5 से 3 घंटे हो चुके थे वहाँ पहुँचते पहुँचते। यानी कि मैं ऑलरेडी ही काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। मैं उन फैक्ट्री से पहुँच गया और वहाँ पर 3 या 4 फैक्ट्रीज में जाकर मेरा जो काम था मैंने वो करा और तरह तरह की हीटर्स की डील वहाँ पे कर कर मुझे शाम के 6 बज गए थे। मैंने लास्ट डील को फाइनल करा और उसके बाद मैंने वहाँ पर पेमेंट भी कर दी। सारी बात हो गई कि वो सारे सामान को हमारी फैक्ट्री में 2 दिन के अंदर पहुँचा देंगे। अब इस वक्त तक मुझे अपने पेरेंट्स की भी कॉल आ गई थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे जल्दी से घर आ जाना चाहिए। उसके बाद मैं वहाँ से निकलने ही वाला था और तब जैसे ही मैं वहाँ से निकल रहा था तभी उस फैक्ट्री में काम करने वाला एक इंसान मेरे पास आया और उसने मुझे एकदम से जल्दी जल्दी में कहा, सर 1 मिनट रुक जाइए। मैंने अपनी बाइक को रोका और उसके बाद उससे उतरकर उसके पास आया और पूछा कि आखिर क्या बात है। वो भी आगे बढ़ते हुए मेरी तरफ आया और उसके बाद उसने अपना परिचय दिया और उसने मुझे बताया कि वो यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ का हेड है। मैंने उससे पूछा कि आखिर बात क्या है, तो उसने मुझे बताया कि मुझे आज रात में फैक्ट्री के ही कमरों में सो जाना चाहिए। रात के समय ऐसे जाना सही नहीं होगा। अब भले ही वो इस तरीके से कह रहा था बट मुझे उसके बोलने का तरीका थोड़ा अजीब सा लगा और मेरे मन ने कहा कि नहीं, मुझे यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। मैंने उसे थोड़े बहुत बहाने देकर टाल दिया और कहा कि मुझे निकलना ही होगा। ऐसा कहकर मैं तो अपनी बाइक पर बैठा और आगे की ओर बढ़ने लगा और मैं काफ़ी आगे भी आ गया था। उसके बाद भी जब मैंने पीछे पलट के देखा तो पाया कि वो बंदा अब भी उसी जगह पर खड़ा हुआ मुझे जाता हुआ देख रहा था, मानो मेरे वहाँ ना रुकने के फैसले को उसने सही ना समझा हो। मैंने अपने आप से ही कहा कि पता नहीं होगी कुछ बात।
उसके बाद फिर से मैं जल्दी से उसी एरिया के नजदीक आ गया था जहां से जंगल शुरू होता है। और उस जंगल वाले एरिया में आने के बाद तो पूरी रोड पर बस मैं, मेरी बाइक और मेरी बाइक की हेडलाइट थी। मेरे साथ जितनी बुरी चीज उस रात हुई वो उसी जगह से होना शुरू हो गई थी। अब आपको ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, बट उस रात के समय जब मैं उस जंगल में एंटर हुआ तब सर्दियों का मौसम होने के बावजूद मुझे एकदम से गर्मी सी लगने लगी। मतलब पता नहीं कहां से एकदम से तापमान बढ़ने सा लगा। मैं इस बारे में सोचने लगा कि तापमान को वैसे ही कम होना चाहिए था जैसे सुबह हुआ था। मैं फिर भी अपनी बाइक को कम स्पीड पे आगे बढ़ाया जा रहा था और तभी एकदम से मेरी बाइक में से जोर जोर की 2 बार आवाज आई और मेरी बाइक एक जगह पर आकर रुक गई। उस वक्त तक मुझे समझ में आ गया था कि मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मैंने बाइक को फिर से चालू करने की बहुत कोशिश करी और अब तो आसपास बिल्कुल अंधेरा भी हो गया था। मैंने अपने फोन की बस वही छोटी वाली फ्लैशलाइट को ऑन कर लिया जिसकी रोशनी काफी ज्यादा कम थी। मैं काफी ज्यादा डर रहा था और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि उस जंगल में से एकदम से ही कुछ निकल के आएगा और मुझे मार डालेगा। मैं उस जगह पर दोस्तों लगभग आधे घंटे तक खड़ा रहा और अपनी बाइक को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश करता रहा और थोड़ा थोड़ा रास्ते पे आगे की ओर बढ़ता रहा। मैंने सोचा कि मुझे अपने मम्मी पापा को फोन कर देना चाहिए, बट फोन में देखा कि सिग्नल ही नहीं था। मैं इधर उधर बस बिना किसी वजह के देखे जा रहा था। मैं कभी भी अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी पैरानॉर्मल चीज पर यकीन नहीं करता था, बट उस रात तो मुझे एकदम अलग ही तरह की चीजें दिख रही थी। मानो अलग ही तरह की चीजें मुझे महसूस हो रही हूँ। आप बस एक बार अपने आप को मेरी जगह पर रख के देखिए। मैं एक सुनसान से जंगल जैसे एरिया में था, मेरी बाइक बंद हो चुकी थी, फोन में नेटवर्क नहीं था। मतलब अगर मैं यहाँ पे मर भी जाता तो किसी को सुबह से पहले क्या ही पता लगता। आखिरकार लगभग आधे घंटे के बाद मेरी बाइक एकदम से स्टार्ट हो गई और मैंने एकदम से राहत की सांस ले ली। मैं अपनी बाइक पे बैठा और एकदम तेजी से बाइक को आगे की ओर ले जाने लगा, बट जैसे ही मैं स्पीड बढ़ा रहा था उसी पल मैंने अपने दाहिनी साइड पर जो चीज देखी शायद वो मुझे जिंदगी में कभी नहीं दिखनी चाहिए थी। मैंने उस वक्त पर वहां देखा कि एक पेड़ के ऊपर एक इंसान बैठा हुआ है। ये चीज बस मैंने अपनी आंखों के सबसे साइड वाले हिस्से से देखी। मतलब मैंने एकदम उस पर फोकस करके नहीं देखा। मैं सच बता रहा हूँ, जैसे ही मैंने उस चीज को देखा, उस इंसान को देखा, मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं अपनी पूरी जिंदगी में इतना ज्यादा कभी नहीं डरा था जितना मैं उस वक्त डर रहा था, डर को महसूस कर पा रहा था। मैंने अपने सारा कॉन्फिडेंस खो दिया था और बस मुझे लग रहा था कि आज मैं मर जाऊंगा। फिर भी पता नहीं कैसे मैंने ऐसा नाटक करने की कोशिश करी कि मैंने उस चीज को देखा ही नहीं और अपनी बाइक की स्पीड को लगातार बढ़ाता रहा। मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैंने उस चीज को इतना ध्यान से नहीं देखा था, बट मैंने इतना नोटिस कर लिया था कि वो जो भी चीज थी, मतलब दिखने में ऐसा लग रहा था कि मानो वो आधा इंसान था और आधा कोई जानवर सा। बट उस चीज से जब मैं थोड़ा सा ही आगे निकला, पता नहीं क्यों मेरे अंदर ऐसा क्या हुआ कि मैंने एकदम से पीछे पलट के उसकी ओर देखने लगा और तब मैंने जो देखा, मेरा पूरा शरीर उसे देखकर एकदम कांपने सा लगा। मैंने देखा कि वहां पर एक इंसान बैठा था जिसका चेहरा जानवर की तरह दिख रहा था, एकदम किसी शैतान की तरह। मैंने बस अपनी बाइक को एक्सेलरेट करना जारी रखा और मैं बस रोते जा रहा था और अपनी बाइक को आगे चलाया जा रहा था। मुझे पता भी नहीं चला था कि किस वक्त पर मैंने अपनी बाइक को वापस उसी इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ मोड़ लिया था और जब मैं इस बात को रियलाइज करा तब तक मैं उस जंगल वाले एरिया से बाहर आ चुका था। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं बची थी कि मैं वापस से उस एरिया के अंदर जाऊं और उसके अंदर से उसी चीज को सामने से देखकर फिर से निकलूं। मैंने फैसला करा कि मैं वापस से फैक्ट्री जाऊंगा। मैं वापस से उस इंडस्ट्रियल एरिया में आया और जिस फैक्ट्री में मैंने लास्ट डील करी थी वहां पर मैं आ चुका था। रात के लगभग 8 बज चुके थे। मैंने अपनी बाइक को स्टैंड पे भी नहीं लगाया, मैंने बस उसे जल्दी से साइड में फेंका और अंदर की ओर भाग कर गया। सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे देख लिया और मेरी हालत को देखा। मुझे देखकर उस वक्त लग रहा था कि शायद मैं कोई जंग लड़के आ रहा हूँ। उसे लेकिन इस बात का अंदाजा हो गया था कि मेरे साथ क्या हुआ होगा। उसने बस मुझसे मेरा नाम पूछा और उसके बाद वो किसी को बुलाने के लिए चला गया और इस पूरे समय मैं बस रोए जा रहा था, बहुत जोर जोर से रोए जा रहा था। मैंने अपना फोन निकाला और अपने पापा को कॉल करा, पर मैं उन्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं बताया।
मैं बस कॉल पर उनसे बात करते हुए भी रोए जा रहा था। इसके बाद मेरी इस हालत को देखकर वो सिक्योरिटी गार्ड मेरे करीब आया और उसने मुझसे मेरा फोन लिया और मेरे पेरेंट्स से बातचीत करी। मुझे बिल्कुल भी नहीं याद कि उसने उनसे क्या बात करी, क्योंकि मैं बस रोए जा रहा था और मुझे उस चीज का कुछ भी याद नहीं था। इसके थोड़ी देर बाद वही आदमी, वही एम्प्लॉयज का हेड जिसने मुझे वहां पर रुकने के लिए पहले कहा था, वो उस जगह पर आया और उसने मुझसे कहा कि आओ मैं तुम्हें कमरा दिखा देता हूँ। इसके बाद वो मुझे फैक्ट्री के ही एक रूम में लेके चला गया और वहां पे जाने के बाद उसने मुझे थोड़ा पानी दिया और उसके बाद वो मेरे साथ लगभग 1 घंटे तक बैठा रहा और मुझसे बात कर कर मेरे मन को शांत करने की कोशिश करता रहा। कुछ देर और बाद जब उन्हें लगा कि मुझे नींद आ रही है, तब उन्होंने मुझे वहीं पर एक बेड पर सोने के लिए कहा। मैं उस बेड पर लेट गया और किस वक्त मेरी आंख लगी ये मुझे भी नहीं पता। अगले दिन जब मैं उठा तो मेरी हालत पहले से तो काफी तरह ठीक ही लग रही थी। मैं उस कमरे से निकला तो देखा बाकी सब लोग अपने शिफ्ट के लिए तैयार हो रहे थे। वहां मैंने देखा कि कई लोग आपस में मेरे बारे में शायद बातचीत कर रहे थे और उसके बाद मैं उस हॉल से बाहर निकला और तब मैंने देखा कि फैक्ट्री के बाहर 2 पुलिस वाले खड़े हुए थे और पीछे ही उनकी जीप खड़ी थी। उन्हें देखते के साथ ही मैं भागते हुए उनकी तरफ को भागा और उनमें से एक पुलिस ऑफिसर ने मुझे देखा और मेरी तरफ उंगली से इशारा किया। मैं उनके पास पहुंचा और उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा और मुझे उन्होंने बताया कि वो मुझे लेने के लिए आए हैं क्योंकि पिछली रात मेरी मम्मी ने मेरे लिए कंप्लेन करी थी। मैं सारी बात को समझ गया कि शायद रात के समय उन सिक्योरिटी गार्ड अंकल ने ही मेरी मम्मी को बताया होगा कि मैं इस जगह पर फंसा हुआ हूँ। इसके बाद वहाँ के एम्प्लॉय के हेड ने मुझसे ये भी कहा कि जब वो लोग हीटर्स को हमारी फैक्ट्री में भिजवाएंगे उसी समय वो लोग बाइक को भी भिजवा देंगे। अभी मैं पुलिस वालों के साथ ही घर वापस चला जाऊं। इसके बाद मैं पुलिस वालों के साथ ही घर वापस आ गया। उन्होंने मुझसे रास्ते में पूछा भी कि मेरे साथ आखिर हुआ क्या था। मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया, बट उन लोगों ने बस हाँ हूं में ही सर हिला दिया। ये घटना कहने को तो तब तक खत्म हो गई थी, बट मेरे मन में ये बात आज तक चल रही है और शायद जिंदगी भर कभी खत्म भी ना हो। बस यही है मेरी। ये स्टोरी हमें बताई है हमारे सब्सक्राइबर कुलदीप आहूजा ने और आगे की कहानी को अब हम ठीक वैसे ही जानेंगे जैसे कि उन्होंने मुझे बताई है। मेरा नाम कुलदीप आहूजा है। पूरी घटना से पहले मैं आपको अपने परिवार के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। मैं अपने पेरेंट्स और अपनी बहन के साथ दुबई में रहता हूँ। भले ही हम इंडियंस हैं, लेकिन कई साल पहले ही हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे और उसके बाद से हम यहीं पर रह रहे हैं। अब जो इंसिडेंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये हमारे साथ ही हुए हैं और लगभग 3 साल पहले की बातें हैं। ये चीज़ें हमारे परिवार ने कभी किसी को भी नहीं बताई। ये चीज़ मैंने अपने आप तक ही रखी, लेकिन अब शायद मुझे लगता है कि मुझे इस बात को शेयर कर ही देना चाहिए। अक्टूबर 2019, कुछ दिनों के लिए मेरी बुआ जी और फूफा जी दुबई में हमारे साथ रहने के लिए आए थे। वो लगभग 1 हफ्ते तक हमारे साथ रहने वाले थे और उसके बाद वापस इंडिया जाने वाले थे। मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगा कि वो दोनों धार्मिक लोग थे। वो लोग हिंदू धर्म का काफ़ी ज़्यादा प्रसार भी करते थे और जगह जगह पे जाकर भगवत गीता का पाठ किया करते थे। मुझे याद है लगभग 12 या 13 अक्टूबर के आसपास मेरे पापा कुछ दिन के लिए इंडिया में गए क्योंकि उन्हें कुछ काम था। वहाँ पर सब कुछ नॉर्मली चल रहा था। मेरी बुआ, फूफा जी, मम्मी और बहन हम सब घर पे थे। अगले 1-2 दिन हमने घूमने बिता दिए और 14 अक्टूबर रात के 11 बजे तक लगभग सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। मेरी बुआ, दीदी और बहन अंदर रूम्स में सो रहे थे और मैं और मेरे फूफा जी हॉलवे में टीवी देख रहे थे। टीवी अभी चल ही रहा था और मैं बस उठ के वॉशरूम जा ही रहा था। मैं वॉशरूम से हो आया और वहाँ से आने के बाद मैं अपने फ़ोन में यूट्यूब देखने लगा। तभी मेरी बुआ जी एकदम से हॉल में आती हैं। वो तेज़ तेज़ खांस रही थी और उन्हें सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, जिससे हमें पता चला कि उन्हें उनका अस्थमा का अटैक आया है। अब क्योंकि उन्हें अस्थमा था इसलिए ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अजीब बात तो नहीं थी, लेकिन मैं फ़ौरन अपने फूफा जी के पास गया जो कि टीवी देखते हुए लगभग सो ही गए थे। मैंने एकदम से उन्हें उठाया। हम उनका इन्हेलर लेके उनके पास गए ही थे कि
एकदम से उन्होंने काफी जोर से खांसा। उसके गले से काफी कुछ बाहर निकल गया और वो गुजर गई। 3 घंटे बाद 2 बजे 15 अक्टूबर को हम लोग हॉस्पिटल में थे। डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। हालांकि उनकी मौत का कारण उन्होंने कार्डियक अरेस्ट बताया। हम सभी लोग एक बहुत गहरे सदमे में चले गए। हमें नहीं पता था कि क्या हो गया और सब क्यों हो गया। मेरे पापा इंडिया में थे, मम्मी संभाली नहीं जा रही थी और ऐसे ही मेरा बहन का हाल था। बस मैं ही था जो कि अपने फूफा जी को बहुत मुश्किल से संभालने की कोशिश कर रहा था। काफ़ी कोशिश करी मैंने, लेकिन मैं उन्हें दिलासा नहीं दिला सकता था। 3 दिन बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरी मम्मी फूफा जी इंडिया वापस आए। फूफा जी को उस हालत में अकेले इंडिया आने देना सही नहीं था, इसलिए मम्मी को भी उनके साथ जाना पड़ा। हालांकि मैं और मेरी बहन अब भी यहीं थे। ये उसी रात शुरू हुआ जब फूफा जी और मम्मी इंडिया के लिए निकल गए। मेरी बहन और मैं एयरपोर्ट से वापस घर आ गए थे। हम अभी घर आए ही थे, लगभग रात के 12 बजे होंगे। मैं वॉशरूम में टॉयलेट करने के लिए गया। टॉयलेट यूज करने के बाद जब मैं उस रूम के सामने से निकल रहा था जहाँ पे मम्मी, बहन और बुआ जी सोई हुई थी उस रात, एकदम से मुझे एक खांसी की आवाज़ सुनाई दी। मैं एकदम से पीछे को मुड़ा और सोचने लगा क्या आखिर ये कैसी आवाज़ थी। फिर मुझे लगा शायद साइड वाली जो स्ट्रीट थी ये आवाज़ वहाँ से आई होगी, क्योंकि उस रूम की दीवार सीधा गली से जुड़ी हुई है। अब अगले दिन जो मेरी बहन थी उसकी हालत काफ़ी बिगड़ रही थी। मतलब वो बहुत ज़्यादा सैड सी रहने लगी थी। इसलिए मुझे ये लगा कि मुझे उसे कुछ दिन के लिए अपने भाई के पास छोड़ देना चाहिए। शायद मैंने आपको बताया नहीं, मेरा एक भाई भी है जो कि शादीशुदा है। वो हमारे घर से लगभग 40 मिनट के डिस्टेंस पे रहता होगा। तो मैंने अगले दिन अपनी बहन को अपने भाई के यहाँ पे छोड़ दिया। अब क्योंकि मुझे तो अपने पापा का बिजनेस भी संभालना था, इसीलिए मैं वापस अपने घर पे आ गया। अब उस घर में थोड़ा बहुत अजीब तो मुझे भी लग ही रहा था और अकेले रहने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को और कुछ और दोस्तों को अपने घर बुला लिया ताकि रात में वो यहाँ पर रुक सकें। मैंने कॉल करके मम्मी पापा से पूछा कि वहाँ पे सब कुछ ठीक से हुआ या नहीं। मैंने अपने फूफा जी से भी बात करी और वो बात करते हुए ठीक ही लग रहे थे, लेकिन वो तो मैं जानता ही हूँ कि अंदर से वो कितने ज़्यादा टूटे हुए थे। तो मेरे घर पे मेरे दोस्त और मेरी गर्लफ्रेंड आ गई थी और हम सब लोग बैठ के मूवी देख रहे थे। मूवी देखने के बाद रात में लगभग 1 बजे के आसपास मेरे दोस्त तो चले गए, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड ने वहीं पर रुकने का फैसला किया क्योंकि मैं वहाँ पे अकेला ही था। मुझे नहीं पता चला कि यूट्यूब देखते देखते कब मेरी आंख लग गई। तभी मेरे कंधे पर हाथ लगाकर मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे उठाया। मुझे लगा कि शायद वो मुझे काउच पे से उठने के लिए कह रही है और बेड पे उठाने के लिए बुला रही होगी, लेकिन उसने काफ़ी धीमी आवाज़ में कुछ कहा मुझसे और जो उसने कहा मेरी आधी नींद खुल गई। घर में कोई और भी है क्या? तुम्हारा कज़न या फिर और कोई? नहीं, पर क्यों? पता नहीं, पर मुझे लग रहा है कि शायद अंदर वाले कमरे से मुझे किसी के खांसने की आवाज़ आई। मैंने उसे वही बात बताई जो मैंने पिछले दिन सोचा था कि शायद पीछे वाली गली में से कोई जा रहा होगा जिसकी आवाज़ उसे आ गई होगी। इस पर उसने सीधा कहा नहीं, वो कमरे के अंदर से आ रही थी, मैंने साफ सुनी है। मैंने पास ही में रखा एक वाइपर उठा लिया और सीधा जाके उस रूम का दरवाज़ा खोला और काफ़ी ज़ोर से चिल्लाया लाइट जलाते हुए। वहाँ कोई नहीं था। जब मैंने देखा वहाँ कोई नहीं है तो हम लोग इसी निष्कर्ष पे पहुंचे कि शायद कोई गली में से जा ही रहा होगा। उसके बाद मैंने लाइट ऑफ करी, दरवाज़ा बंद करा और लॉक कर दिया। मैं भी उस जगह से 1 इंच भी नहीं खिसकाऊंगा कि मुझे एक खांसी की आवाज़ सुनाई दी और मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे पक्का यकीन था कि ये आवाज़ मेरी बुआ जी की थी। मैं इस बात के लिए 100% श्योर था कि वो आवाज़ मेरी बुआ जी की ही थी। उस रात उनकी वो खांसी जो वो गुजरी थी वो मेरे दिमाग में बस गई थी और वही ठीक आवाज़ मैंने तब सुनी। मैंने एक झटके में दरवाज़ा फिर से खोला, लेकिन अभी वो रूम खाली था। मैंने फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी गर्लफ्रेंड जो कि ठीक मेरे पीछे खड़ी थी वो मेरी इस हरकत से डर गई और उसने मुझसे पूछा कि आखिर क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं। मैंने उसका हाथ पकड़ा और वापस हॉल में से रूम की तरफ जाने लगा। उस रात हम लोग बाहर आके कार में ही सोए क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड को वहाँ ठीक नहीं लग रहा था। अगली सुबह 7 बजे के आसपास मैं घर के अंदर गया फ्रेश होने के लिए। मैं शावर ले रहा था कि तभी मुझे किसी औरत के कुछ बोलने की आवाज़ आई, मतलब कुछ बड़बड़ाने टाइप की आवाज़। मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया कि शायद वो मेरी गर्लफ्रेंड थी जो कि उठ गई थी और वो अंदर आई थी। उसके बाद मैं शावर फिर से लेने लगा। मैं शावर से बाहर निकला और अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। मैं गाड़ी के पास गया और देखा वो तभी भी सोई हुई थी।
मैं वापस से घर के अंदर आया और उसके बाद फ्रंट डोर को लॉक कर लिया और सीधा अपने रूम में आ गया। उसके बाद मैं तैयार होने लगा। पता नहीं क्यों तैयार होने के बाद मुझे कुछ लगा और मैं उसी कमरे के बाहर चला गया जहाँ पिछली रात का हादसा हुआ था। वहाँ खड़ा होकर मैंने बस इतना कहा, बुआ जी अगर ये आप हो, मुझे सिर्फ माफ़ कर दीजिएगा कि मैं आपको बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। आप यकीन नहीं करेंगे, उसी पल पर मुझे एक खांसी की आवाज़ सुनाई दी। मैं एकदम कांप गया और दरवाज़ा फिर से खोलने ही वाला था कि मैंने एक आवाज़ सुनी, एक आवाज़ जिसने मेरा खून उसी पल ठंडा कर दिया। वो आवाज़ थी, मुझे मेरी दवाई दो। वो आवाज़ ठीक उसी तरीके से आई थी जैसे मेरी बुआ उस रात मेरे फूफा जी से कह रही थी जिस रात वो गुजरी थी। मुझे कुछ भी नॉर्मल तो नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं दरवाज़ा खोलने वाला था क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ कोई शैतान नहीं बल्कि मेरी बुआ ही होंगी। वही बुआ जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वही बुआ जो मेरे लिए चॉकलेट्स और नए नए कपड़े लाती थी बचपन में। मैं इससे पहले गेट खोलता, मुझे मेन डोर पे किसी की दस्तक सुनाई थी। मैं गया और गेट खोला तो मेरी गर्लफ्रेंड बाहर थी और उसके हाथ में एक स्टील की रॉड थी। उसने मुझे एक साइड धक्का दिया और चिल्लाई, जल्दी यहाँ से बाहर निकलो वरना पुलिस को बुला रही हूँ। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा तुम पागल हो क्या? मैंने कहा हुआ क्या ये बताओगी? तुमने आवाज़ नहीं सुनी क्या? कोई इतनी तेज से चिल्ला रहा था, मुझे मेरी दवाई दो। मैं वैसे घूरे जा रहा था, मेरे दिमाग में कई सारे सवाल एकदम से घूमने लगे। उसने क्या सुना? आखिर उसने सुना कैसे और उसने किसको सुना? तभी एकदम से उसी रूम के अंदर से जिसका दरवाजा ही बंद था, जोर से आवाज आई, मुझे मेरी दवाइयां दो। लेकिन इस बार यह आवाज मेरी बुआ की नहीं थी। यह आवाज इस बार एक भयानक भूता आवाज थी। बस यही कह सकता हूं मैं इसके बारे में। एक औरत की तो यह आवाज बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। जितनी तगड़ी आवाज लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि शायद किसी आदमी की हो। बस उस आवाज में गुस्सा सा भरा हुआ था, नफरत सी भरी हुई थी। मैंने अपना फोन और वॉलेट लिया, अपनी गर्लफ्रेंड का पर्स उठाया और अपनी जीएफ को लेकर वहां से बाहर निकल गया। मैं सीधा उसी के घर चला गया और रास्ते में जाते टाइम हमने इस बारे में कोई बात नहीं करी। उस शाम मेरे मम्मी पापा से बात भी हुई थी। हालांकि अब मेरी अपने घर में जाने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी, लेकिन मैंने ये बात अपने पापा को नहीं बताई। पर मेरी मम्मी को मेरी बातों से अंदेशा हो गया था कि मेरे साथ कुछ तो सही नहीं हो रहा है। उन्होंने मुझसे कई बार पूछा और मैंने बताने से पहले उनसे बस इतना कहा, मैं आपसे जो भी बताऊंगा हो सकता है आपको मेरी बात पे यकीन ना हो, लेकिन बस मेरी बात को एक बार सुन लीजिएगा। मैंने उन्हें शुरू से लेकर अब तक जो जो हुआ सब कुछ बता दिया, वो शावर वाली घटना और वो डरावनी आवाज़ के बारे में भी। मेरी मम्मी ने बस मुझसे पूछा, वो जो बड़बड़ाने वाली आवाज़ थी जब मैं शावर में था, वो क्या बोल रही थी। मैंने उन्हें बताया कि वो शायद किसी तरह की प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि प्रार्थना में ही ज़्यादातर लोग लगातार बोलते हैं। फिर मम्मी ने बताया कि मेरी बुआ जी हर सुबह 6 या 7 बजे के आसपास प्रे करती थी 10 से 15 मिनट के लिए। मेरी मम्मी ने मुझे घर में रहने के लिए मना कर दिया। मेरी मम्मी ने मुझे घर जाने के लिए मना कर दिया और कहा कि मैं भी अपने भाई के पास ही चला जाऊं जब तक वो लोग वापस नहीं आ जाते। मैंने वही किया जो कि उन्होंने कहा। मैं अपने भाई के घर चला गया और वहीं रहा। अगली सुबह मैं अपने भाई के घर से अपने काम पे निकल ही रहा था कि तभी मुझे एक कॉल आई और ये कॉल थी मेरे पड़ोसी की। जब मैंने उठाया तो उसने मुझे इतना कहा, आप हो कहाँ पे? आप ठीक तो हो? मैंने कहा हाँ, क्या हुआ? फिर उसने बताया कि वो और हमारे एक और पड़ोसी उसके घर पे बालकनी में खड़े थे कि मेरे घर के अंदर से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी, दरवाज़ा खोलो, मुझे मेरी दवाई दे दो। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आया कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने एक एम्बुलेंस और पुलिस को बुला लिया, ये सोच के कि शायद मैं अंदर फंसा हुआ था। मैंने अपने भाई को कॉल किया और सारी बात बता दी और उससे कहा कि वो जल्दी से घर पहुंचे और मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। मेरा भाई मेरे से पहले वहाँ पहुँच गया। हम लोगों ने पुलिस वालों से बात करी और जब मैं फ्रंट डोर के पार पहुँचा तो मैंने देखा कि वो दरवाज़ा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ था, जो कि पुलिस वालों ने ही तोड़ा था अंदर जाने के लिए। मेरे भाई ने हालातों को संभाला और जब पुलिस वाले वहाँ से चले गए तो मैं अपने घर के अंदर बैठा हुआ था और वहाँ पर मेरा भाई और वही पड़ोसी बैठे थे। मेरे भाई ने फिर पूछा, आखिर हो क्या रहा है? ये पुलिस वाले और इस जगह पे हो क्या रहा है? कोई बताएगा मुझे?
पुलिस वालों ने क्या कहा? तो उसने बताया, पुलिस वालों ने कहा कि जब वो यहाँ पर आए तो अंदर से आवाज़ आ रही थी किसी के चिल्लाने की और दवाई मांगने की और मदद मांगने की। जब उन्होंने आवाज़ का पीछा करते हुए गेट खोल दिया तो उन्हें ये आवाज़ अंदर वाले रूम से आने लगी। वो उस रूम के पास गए, उन्होंने उस रूम को खोल दिया, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। ये सब सुन के मैंने काफ़ी गहरी सांस ली और वापस से अपने घर के अंदर इधर उधर देखने लगा। ठीक है, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, पर आपको करना ही पड़ेगा। मैंने अपने भाई को सारी बात बता दी। हालांकि मेरे भाई को तो मेरी बात पे यकीन नहीं हुआ और उन्होंने सोचा कि ये सब मेरा वहम था। बट मेरे वो जो पड़ोसी थे जिन्होंने पुलिस वालों को बुलाया था, जिसका नाम मेरविन था, उसने कहा कि उसने हमारे घर में किसी को तो टहलते हुए देखा था और उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि शायद वो मेरी मम्मी है। वो काफ़ी अजीब ढंग से बस हॉल में इधर से उधर घूमे जा रही थी, बार बार बस चक्कर लगा रही थी। मेरे भाई ने मेरविन की ओर देखा और उसके बाद रोनी की तरफ देखा, जो कि मेरा दूसरा पड़ोसी था, जो कि उस वक्त वहाँ पे मौजूद था। अंधेरा होने लगा था तो मैंने और मेरे भाई ने सोचा कि आज रात हम यहीं रुकेंगे, क्योंकि दरवाज़ा तो टूट ही गया था। हालांकि हम अंदर सोना नहीं चाहते थे, इसीलिए हमने कार के अंदर सोने का डिसाइड करा। अब जब हम इस बारे में बात कर रहे थे तो रोनी और मरविन ने भी कहा कि वो लोग भी अपनी गाड़ी को यहीं पार्क करके कार में ही यहीं सो जाएंगे, क्योंकि रात में हो सकता है चोर वोर या फिर ऐसा कोई खतरा हो। अब क्योंकि हमारे घर का फ्रंट डोर वहाँ पर नहीं था तो हमें तेज चलती हवाओं के कारण अंदर से हमारे घर के पर्दों के हिलने की तेज तेज आवाज़ आ रही थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं कितना भी कोशिश करता, बस मेरी नज़र बार बार घर की तरफ ही जाती। मरविन को मैं देख रहा था, वो भी नहीं सो रहा था। बस बार बार थोड़ी देर में अपनी घड़ी देखता और उसके बाद घर की तरफ कि कोई अंदर घुसने की कोशिश तो नहीं कर रहा। मैंने उससे थोड़ी बात करना सही समझा। हालांकि मेरा भाई इस समय तक सो गया था। सब कुछ लगभग ठीक ही चल रहा था जब तक मेरे भाई ने मेरी ओर अपना मुंह नहीं करा। जैसे ही उसने करवट बदलकर मेरी ओर अपना फेस करा, वो एकदम से उठा और मेरे पीछे की ओर देखने लगा। मैं आपको बता दूं कि मैं अपने घर की तरफ अपनी बैग करके सोया हुआ था। उसने मुझे देखा और एकदम से कांपती सी आवाज में कहा, बुआ। मैं एकदम से उठ के खड़ा हुआ और पीछे की ओर देखने लगा और इधर मरविन भी शोर से उठा और एकदम से चौंक गया। तभी हमें एकदम से आवाज आई, मुझे मेरी दवाई दो। मैं धीरे से गाड़ी का दरवाज़ा खोल के बाहर निकला और अपने भाई और मरविन को बोला, बाहर आओ तुम लोग भी। हम धीरे धीरे घर की ओर बढ़ने लगे। हम कोई भी आवाज़ ना करने की कोशिश कर रहे थे। मेरे भाई ने अपना फ़ोन निकाल दिया। उसके फ़ोन में एक खास फीचर था, क्योंकि उसमें नाइट विजन कैमरा का ऑप्शन था। वो बस शायद रिकॉर्ड करना चाहता था कि अगर ऐसा कुछ है तो शायद उसमें दिख जाए। तभी वो आवाज़ एकदम तेज़ी से फिर से आई, मुझे दवाई दो। इस बार आवाज़ और भी ज़्यादा तेज़ भारी हो गई थी। मरविन मेरे पीछे खड़ा था और सबसे पीछे मेरा भाई था, जो कि सब कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था। हम हॉल पास करते हुए दरवाजे की तरफ जा रहे थे जहाँ से आवाज़ आ रही थी। एक बार फिर से वही आवाज़ आई और इस बार सीधा हमारे पीछे से हॉल से। उस जगह पे हमारा हॉल दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, जहाँ पर बीच में सिर्फ बड़े बड़े पर्दे लगे हुए हैं। बड़े बड़े पर्दों से मेरा मतलब सिर्फ लंबाई से है। वो पर्दे ज़्यादा मोटे नहीं हैं, मतलब कि इतने पतले कि आप उसके पीछे आर पार का देख सकते हो अगर लाइट मारो तो। अब जैसे ही हमने उस तरफ की एक लाइट जलाई, जो कि ज़्यादा तेज़ रोशनी की नहीं थी, हमें वहाँ पे कुछ दिखा, कुछ ऐसा जो हम नहीं समझ पाए। हमें दिखा काउच के ऊपर किसी का तो साया बैठा हुआ है, जो कि कुछ तो बड़बड़ाए जा रहा है। वो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। मरविन ने फ़ौरन अपने फ़ोन पे 999 डायल करा, जो कि दुबई का इमरजेंसी नंबर है। उसने बस डायल नहीं करा ये सोच के कि अगर कुछ भी होता है तो फ़ौरन मिला देगा। मेरा भाई आगे जा रहा था और उसने एकदम से पर्दा खींच दिया। बस इतना ही मुझे याद है। अगली चीज़ जो मैंने देखी, मेरा भाई ज़मीन पर पड़ा हुआ था, अपनी छाती पर हाथ लगा के ज़ोर ज़ोर से दर्द के मारे चिल्ला रहा था। अब तक सब कुछ ठीक लग रहा था घर में, पर अब एकदम से सब कुछ एकदम ठंडा ठंडा सा लगने लगा। हालांकि सर्दियों की बस शुरुआत ही हुई थी,
लेकिन एकदम से ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ सी गई थी। जितनी बाहर भी नहीं लग रही थी उतनी अब घर के अंदर लग रही थी। मुझे अंदर से एक बहुत ही अजीब और भयानक सी फीलिंग आने लगी, पता नहीं किस तरीके की। मरविन मेरे भाई को संभालने की कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे वो संभालते हुए वो खड़ा हुआ और उसके बाद हम तीनों उस कमरे के सामने खड़े थे जहाँ पे ये सब चीज़ की शुरुआत हुई थी। हम उस जगह पे पहुँचे और उसके बाद हमें किसी के बड़बड़ाने की आवाज़ आने लगी, बिल्कुल वैसी जैसे मेरे को उस दिन आई थी जब मैं शावर में था, शायद किसी तरह की प्रार्थना। लेकिन एक चीज़ बहुत अजीब थी इसके बारे में, ये प्रार्थना किसी भी ऐसी भाषा में नहीं थी जो हम जानते हों। मुझे बस समाइल सुनाई दिया। अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, इसका अर्थ होता है शैतान। मेरे भाई ने भी ये सुना। हमारा परिवार, मैंने आपको बताया कि एक अच्छा खासा धार्मिक परिवार भी है, इसीलिए हमें काफ़ी चीज़ों की जानकारी तो रहती है। लेकिन अब तक जो मैंने देख चुका था उसके बाद मैं इतना कह सकता था कि ये जो कुछ भी था मेरी बुआ नहीं थी, ये कोई और ही था। कोई भी शैतान की प्रार्थना ऐसे ही नहीं कर सकता जब तक वो उसकी तरफ पूरी तरीके से झुका ना हो या फिर उनकी पूजा ना करता हो। मैंने और मेरे भाई ने बस एक दूसरे को घूरा और उसके बाद हम सीधा वहाँ से वापस आ गए और गाड़ी के अंदर बैठ गए। लगभग 10 मिनट तक हम एकदम चुपचाप बैठे रहे। फिर मेरविन ने खामोशी तोड़ी और बोला, तुम लोग चुपचाप बस बाहर क्यों आ गए? मेरे भाई ने कहा, तुमने नहीं सुना उसने क्या कहा जो अंदर था? समाइल। हाँ। उसके बाद हम पूरी रात जगे रहे। हम उस जगह पे रहना नहीं चाहते थे लेकिन हमें रहना पड़ा था क्योंकि उस रात दरवाज़ा ना होने के कारण कोई भी घर में घुस सकता था। हालांकि कोई भी घुसता चोरी या फिर ऐसे ही किसी इंटेंशन के साथ, लेकिन शायद अपनी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक पल वो वहाँ से गुजार के जाता। अगली सुबह मैं और मेरे भाई वापस से उसी के घर पे आ गए। हमने मरविन को बोल दिया कि वो थोड़ी देर के लिए दरवाज़े का ध्यान रखे जब तक वो दरवाज़ा बनाने वाला आएगा। मैंने अपनी भाभी और हमारी बहन को इस बारे में कुछ नहीं बताया। हम बस इंतज़ार करना चाहते थे जब तक हमारे मम्मी पापा आ नहीं जाते। 2 दिन बीते और मरविन हमारे घर का ख्याल रख रहा था और जब भी आवाज़ आती वो हमें बता देता। 2 दिन बाद में मम्मी पापा आने वाले और मैंने अपने पापा से कहा कि उन्हें फूफा जी को वापस लाना चाहिए क्योंकि वो वहाँ पे अकेले भी हो जाएंगे। हालांकि मेरा मकसद कुछ और था। मैं चाहता था कि वो एक बार बस इन सब चीज़ों को देख लें और अगर इन सब चीज़ों के बारे में वो कुछ जानते हैं तो शायद वो कुछ कोशिश कर सकते हैं इन सब चीज़ों को शांत करने की। अगर वो किसी भी हालत में बुआ हो सकती हैं तो शायद वो उनको शांति प्रदान कर सकते हैं। दरवाजे का काम चल रहा था। मेरविन, रॉन, मेरा भाई और मैं मेरविन के घर के बाहर बैठे हुए थे। तब मेरे भाई ने कहा कि चलो हम उस वीडियो को देखते हैं जो कि उस रात हमने रिकॉर्ड करा था। मुझे एकदम से वो चीज़ याद आ गई जो मैंने वहाँ पे देखी थी, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत तो आज तक भी नहीं हुई कि मैं उस वीडियो को फिर से देखूं। लेकिन वो चीज़ मेरे दिमाग में आज तक बस बैठी हुई है और आज तक मुझे डराई जा रही है। मेरे भाई को जिस चीज़ ने नीचे फेंका था वो मेरी बुआ जी नहीं थी, उनकी आत्मा नहीं थी, वो कुछ अलग ही था। ना इंसान ना और कोई लिविंग क्रिएचर, बस एक लंबी सी काली परछाई। नाइट विजन में भी बस काली सी चीज़ दिख रही थी, बस उसकी 2 आंखें जो कि काफ़ी तेज चमके जा रही थी। उसके अलावा उसका पूरा शरीर बस अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। मेरे भाई को ज़मीन पर ठीक नीचे पटकने से पहले वो चीज़ काउच पे से खड़ी हुई थी और जब वो खड़ी हुई तो उसका जो सर था वो ऊपर दीवार तक छू रहा था जो कि लगभग 15 फीट की ऊंचाई पे थी। इसके पूरे शरीर पे अजीब से सींग टाइप के कुछ निकले हुए थे। वो चीज़ बहुत ज़्यादा भयानक थी, पर मैंने जो देखा वो मुझे आज तक हॉन्ट कर देता है। मेरे भाई की छाती पर 7 लंबे लंबे से निशान आ गए थे जो कि मेरे ख्याल से उसी चीज़ के द्वारा बनाए गए थे, उसी शैतानी चीज़ के द्वारा जब उसने उसे धक्का दिया था। उसी रात जब मम्मी पापा और फूफा जी आ गए तो मैं उन्हें अपने भाई के पास ही ले गया। वो लोग कंफ्यूज थे हालांकि कि हम उन्हें अपने घर क्यों नहीं ले जा रहे हैं और भाई के घर क्यों आए हैं। जब भाभी ने अपने बच्चों को सुला दिया उसके बाद मेरविन और रॉन ने मेरे पापा
और मेरे फूफा जी को बैठने के लिए कहा। वहीं पर पीछे मेरी मम्मी बैठी थी। साइड में मैं और मेरा भाई भी थे, जो कि एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मेरे पापा ने पूछा कि आखिर हुआ क्या है। मेरे भाई ने ज़्यादा ना झिझकते हुए अपना फ़ोन निकाला और पापा को वो वाला वीडियो प्ले करके दिखा दिया। उन्होंने वो पूरी चीज़ देखी। मुझे याद है अंकल के फेस का रिएक्शन, एकदम से उनका चेहरा सफ़ेद सा पड़ गया। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहे हैं। उन्होंने बस अपनी गर्दन हिलाई और फ़ोन निकाला और उसके बाद वहीं के एक पंडित को बुला लिया। उन्होंने कहा कि हम सुबह 5:30 बजे घर जाएंगे और हमें उसी टाइम पे घर में पहुंचना होगा, लेट नहीं। मेरा भाई को समझ नहीं आया कि हम उस घर में क्यों जा रहे हैं इस समय। मेरा भाई थोड़ा गुस्से में चिल्ला पड़ा, आपने देखा ना मेरे साथ क्या क्या हुआ है, और आप कह रहे हो कि आपको वहाँ पर वापस जाना है। आपको पता भी है वो चीज़ क्या है वहाँ पर। मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है वो बुआ ही हो वो, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। मेरे फूफा जी खड़े हुए और मेरे पास आकर उन्होंने मुझसे पूछा, तुम बताओ क्या क्या हुआ अब तक। मैंने उन्हें शुरुआत से लेकर अब तक का सब कुछ बता दिया। इवन मेरी बहन ने भी कंफर्म करा, जिस रात हम एयरपोर्ट से वापस आए थे उसने भी खांसी की आवाज़ सुनी थी, पर उसे ऐसा लगा कि शायद मैं वॉशरूम गया था और मैं ही खांसा होऊंगा, तो इसलिए उसने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मेरविन और रोनी ने भी जो जो देखा था वो सब कुछ बता दिया। मेरे भाई के पास तो कुछ बताने के लिए था ही नहीं, जो उस पर था उसने उस वीडियो में दिखा दिया था। मैंने फिर फूफा जी से पूछा, उन्होंने शैतान क्यों कहा। इसका उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारी बुआ कभी अकेली नहीं थी। तुम्हारी बुआ के पास बचपन से एक शक्ति थी जिसे हम लोग एक गॉड गिफ्ट कहते थे। उन्हें अपने पास मौजूद सुपर नेचुरल एंटिटी का पता लग जाता था। इस बारे में मेरे पापा को पहले से ही पता था। उसके बाद फूफा जी ने बताना जारी रखा। उन्होंने बताया कि वो इंडिया में जगह जगह पे यूं ही नहीं घूमते हैं, बल्कि वो कई जगहों पर जाकर लोगों का एक्सोर्सिज्म करते हैं। हालांकि ये सब चीज़ें वो पूरे परिवार की मर्जी से और पंडित के साथ में ही करते हैं। एक उनकी पहचान के पंडित जी थे जो कि उन्हें ऐसे लोगों के बारे में बताते थे जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसी बीच उन्हें घर मिला था जिसमें एक जवान लड़की रहती थी। उसकी शादी हाल ही में हुई थी। वो अपने पति के साथ रहती थी और उसका पति ही था जिसके ऊपर एक्सोर्सिज्म करवाना था, जो कि दीवार से बंधा हुआ था, लगभग अपने घुटनों पर टिकाए हुए। जब पंडित और मेरी बुआ और मेरे फूफा जी उस घर के अंदर जाने लगे, मेरी बुआ गेट पर ही रुक गई, ये कहते हुए कि अंदर कुछ भी ठीक नहीं है, ये जो कुछ भी है काफ़ी बुरा है। अब तक फूफा जी और वो पंडित समझ चुके थे कि ये शायद कोई नॉर्मल एक्सोर्सिज्म तो नहीं होने वाला। उन्होंने इस बारे में एक बार फिर से उनके परिवार से बातचीत करी कि उन्हें ये सब करना चाहिए या फिर नहीं। जैसे ही वो घर के अंदर गए, उन्होंने सामने ही उसके पति को दीवार से बंधा हुआ पाया, जो कि लगातार कुछ चीज़ें बड़बड़ाया जा रहा था, जिसमें से बस एक ही शब्द समझ में आ रहा था और वह था स्माइल। पंडित ने इस बारे में बताया कि वो हिब्रू भाषा का प्रयोग कर रही है, लेकिन वो जो प्रार्थना कर रही है वो खुद शैतान की है। एक इंसान जब गांव में पला बड़ा, गांव में ही पूरी जिंदगी बिता दी, वो हिब्रू भाषा कैसे जान सकता है। वो और कुछ नहीं, उसके अंदर किसी तरह की बुरी आत्मा थी, एक बहुत ही भयानक शैतान, एक शैतान जो कि एक अलग ही दुनिया से वहाँ पर आ गया था। उन लोगों ने अपने तरीकों से एक्सोर्सिज्म शुरू करा, जो कि काफ़ी अजीब तरह का प्रोसेस है, जिसके बारे में मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बताना चाहूँगा। इसी बीच मेरी बुआ ने उस आदमी के पीछे, सर के पीछे कुछ सींग टाइप की जैसी कुछ आकृति उभरते हुए देखी, जिनके बस परछाई ही दिख पा रही थी। इसके बाद वो लड़की काफ़ी जोर से चिल्लाई, जिससे पूरा गांव जो कि बाहर खड़ा था दूर भाग गया, सिवाय उस औरत के घर वाले और रिलेटिव्स के। पंडित जो वहाँ पे था वो एकदम से सीधा दीवार से जाके लग गया। वो आदमी ज़मीन पर लेट गया और ज़मीन की ओर ही मुंह कर रखा। पीछे ही मेरी बुआ जी थी, जो कि बेहोश हो गई थी। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने बताया कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। पंडित बाद में उनके पास गया और उनके माथे पर कुछ करा और थोड़ी प्रार्थना पढ़ने लगा, जिसके बाद मेरी बुआ को सर में काफ़ी तेज़ दर्द होने लगा और उनकी स्पाइन में भी एक ऐसा दर्द जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ था, मानो कोई उनके अंदर से ही उनकी हड्डियों को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो।
फूफा जी किसी तरह जानते थे कि ये कोई रैंडम पेन नहीं है। वो जानते थे कि ये उसी चीज़ का नतीजा है जिसका उन्होंने सामना करा था। हालांकि मेरी बुआ जी काफ़ी स्ट्रांग थी, अपने ईश्वर पर उन्हें पूरा विश्वास था। उन्होंने कभी भी उस शैतान को अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं करने दिया। हमेशा वो भगवान की ओर झुकी रहीं। लेकिन इस सब में उन्होंने कितना दर्द झेला ये कोई नहीं जानता। वो लंबे समय तक इसी दर्द से गुजरती रही। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मुझे अपनी बुआ जी की बहुत ज़्यादा याद आने लगी और मैं सोचने लगा कि वो कितना कुछ करती थी। मैंने बस सोच लिया कि अगर हम किसी तरीके से उनकी आत्मा को शांति दे सकते हैं तो हम ज़रूर देंगे। अगली सुबह मैं सबसे पहले उठा। मैंने अपने भाई को उठाया, मेरविन को बुलाया और रॉन को भी, ताकि वो पंडित को बुला सके और हमें हमारे घर तक ले जा सके। थोड़ी देर में पापा और फूफा जी भी उठ गए। हम लोग तैयार होकर सीधा अपने घर की ओर निकल गए। 5:20 पे हम अपने घर पहुंच गए थे। पंडित भी वहां पर आ गया था और अपने साथ ही उन्होंने 2-3 लोगों को और भी बुलाया था जिनकी शायद वहां पर ज़रूरत थी। हम सभी ने दरवाज़ा खोला और अंदर गए। लगभग हम लोग 8 या 9 लोग थे। मैं, मेरा भाई, पापा, फूफा जी, मेरविन, रोनी और बाकी के वो पंडित और उनके साथ आए लोग। वो लोग काफ़ी तेज तेज प्रार्थना करते हुए घर के एक एक कमरे में जाने लगे और इधर उधर घूमने लगे। उसके बाद उन लोगों ने एक जगह पे खड़ा होकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया और तब हमें वो आवाज़ आना शुरू हुई जो कि मुझे मेरी बुआ की लग रही थी। लेकिन मुझे पता चल गया कि वो बुआ नहीं थी। वो जो भी चीज़ थी, वो शैतानी चीज़, वो मेरी बुआ की नकल करने की कोशिश कर रही थी उस वक्त की जब वो गुजर रही थी। मेरी दवाई मुझे दे दो, बिल्कुल उसी आवाज़ में जैसे मेरी बुआ ने मांगी थी। ये आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। चीज़ें इधर उधर से नीचे गिरना शुरू हो गई, जिस बात का सबूत था कि वो चीज़ उस घर में वापस आ गई है। लेकिन वो हमारा घर था। अगर किसी को उस घर को छोड़ के जाना था तो वो शैतान था, ना कि हम। मेरे फूफा जी ने कहा कि एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। मेरे फूफा जी भी प्रार्थना कर रहे थे, मेरे पापा भी, और वो लोग जो उनके साथ आए थे वो भी। मेरा भाई, मैं, रॉन और मरविन बस उनको देख रहे थे, ये सोचते हुए कि अगर कुछ गलत होता है तो हम संभालने की कोशिश करेंगे। एकदम से सारी चीज़ें शांत हो गई, सन्नाटा सा छा गया और जो चीज़ें गिर रही थी एकदम से शांति सी हो गई। पंडित एकदम से खड़ा हुआ और उनके पीछे पीछे ही हम लोग भी खड़े हुए। तभी उस रूम के अंदर से काफ़ी ज़ोर से आवाज़ आई। उसका दरवाज़ा एकदम से खुल गया। मेरे पापा मेरे पास आए और कहा, पहले अंदर मत जाओ। फूफा जी, पापा, पंडित लोग पहले अंदर गए और धीरे धीरे जब हम अंदर जाने लगे तो हमें वो प्रार्थना की आवाज़ सुनाई दी। वही शैतान की प्रार्थना जिसमें वही समाइल वर्ड का प्रयोग बस हमें समझ में आ रहा था। ऐसा लग रहा था वो जो भी चीज़ थी वो अपने अंदर ताकत मांग रही थी, और ज़्यादा ताकत, ताकि वो और ज़्यादा हमें परेशान कर सके। जब हम रूम के अंदर गए तो हमने देखा उस चीज़ को, वही चीज़ जो कि हमने उस रात में देखी थी। तो ज़मीन पर वो काला सा साया लेटा हुआ था। सुबह की तेज रोशनी में भी वो हमें दिख पा रहा था। मेरे फूफा जी ने बस इतना कहा, तुम कभी नहीं जीत सकते, ईश्वर तुम जैसी चीज़ों को कभी नहीं जीतने देगा। मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा, सुबह के 6:30 बज गए थे। मेरी बुआ इसी टाइम पर प्रार्थना करती थी डेली। वो हमेशा कहती थी इस टाइम पूजा करने से सुबह सुबह कभी भी कोई भी काली शक्ति हमारे ऊपर कब्जा नहीं कर सकती। हालांकि इस बात पे मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उनकी ये बात मुझे एकदम से याद आ गई। मेरी बुआ पिछले कई सालों से उस शैतान से लड़ती आ रही थी। एकदम से वो जो भी चीज़ वहाँ पे थी वो एकदम से उठी और उस जगह से गायब हो गई। पता नहीं कहाँ, हमारी आंखों के सामने से ही। हमें पता था कि हम उसे ख़त्म नहीं कर पाए और ना ही हम कर सकते थे। वो एक शैतान था। हम अपने घर के बाहर आए और मेरे फूफा जी बस कह रहे थे, कितना अच्छा हुआ कि अगर उस शैतान ने मेरी बुआ को अब छोड़ दिया हो और अब वो आज़ाद हों। बहुत बहादुर थी वो कि उन्होंने मरते दम तक उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। पर किसी डर से एक चीज़ तो हमारे बीच भी थी कि वो चीज़ भले ही उस वक्त वहाँ से चली गई हो, लेकिन अगर उसने वापस से हमला किया तो शायद इस बार वो किसी और को पकड़े। पर मुझे एक बात पे यकीन था
शायद मेरी बुआ ही हैं वो, जो कि हमारा अब ख्याल रख रही हैं। उस चीज़ से हम पर नज़र रख रही हैं और हमें उससे बचा रही हैं। इस सब को बीते 2.5 साल शायद हो चुका है और आज तक ये सारी घटनाएं मुझे अंदर तक कपा देती हैं, पर मैं अपने डर को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मेरी आदत हो गई है दुनिया भर में जहाँ पर भी ऐसी कोई घटनाएं होती हैं उनके बारे में जानकारी जुटा सकूं। अब तक कुछ भी नहीं हुआ था, आज सुबह तक, जब मुझे पता चला कि इंडिया में एक ऐसा ही केस फिर से हुआ है। मैंने वापस से इंडिया जाने का फैसला करा। अपनी फैमिली को ही बता दिया कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और अपने फूफा जी को ही बुला लिया। ये बिल्कुल उसी तरह का डेमन था जिसका सामना हमने करा था, लेकिन मैंने किसी तरीके से अब उसका पीछा कर लिया था। वो जो भी चीज़ थी शायद उसे मैं अब भी याद था। मैं बस चाहता हूँ मैं उस चीज़ को अपने अंदर वैसे ही कंट्रोल कर लूँ जैसे मेरी बुआ ने करा, भले मुझे जिंदगी भर के लिए। मेरा नाम अनु है और मैं आंध्र प्रदेश से हूँ, पर इस वक्त मैं गुजरात में रह रही हूँ। ये घटना मेरे साथ 1 साल पहले गर्मियों की छुट्टियों में हुई थी और ये कुछ ऐसा था जिसकी वजह से मुझे आज तक नाइटमेयर्स आते हैं। बात थी 2021 की। उस टाइम पे कोविड-19 थोड़ा कम ही हुआ था कि हम लोगों ने समर वेकेशंस के लिए गांव में जाने का प्लान किया, क्योंकि 1 साल से घर में रह रह के सभी लोग उब भी चुके थे। अब मैं इस बात के लिए पर्सनली ज़्यादा खुश इसलिए थी क्योंकि मेरे गांव के पास में ही बीच है और वहां जाना मुझे हद से ज़्यादा पसंद है। पूरा बचपन मैंने वहीं पर खेलते खेलते बिताया है। वहां पे जाने के बाद मेरी एक आदत थी, मैं हर शाम को बीच जाया करती थी। बीच हमारे घर से लगभग 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। एक बार की बात है, मैं शाम के वक्त अकेले वहां पर गई थी क्योंकि उस टाइम पर घर में बाकी सब लोग बिजी थे, तो मैंने सोचा कि किसी को क्यों डिस्टर्ब करना, मैं खुद ही चली आती हूँ। एक बात और थी जो मैं आपको बताना चाहूंगी। उस बीच के बारे में ये बात वहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलर भी थी कि वो बीच सुबह के टाइम में जितना ज्यादा खूबसूरत दिखता है, रात के समय वो उतना ही ज्यादा खतरनाक भी हो जाता है। इसके पीछे कई सारे रीजंस थे। कई लोगों का मानना था कि उस बीच के पास में ही मौजूद ग्रेवयार्ड के कारण ऐसा था, या फिर कुछ लोगों का ये भी मानना था कि वहां पर कई लोगों की डेथ हुई थी डूबने के कारण, जिनकी आत्माएं उस जगह पर भटकती रहती थी। तो उस शाम भी मैं बीच के किनारे रेत पर बैठी हुई थी और आराम से ठंडी ठंडी हवा का लुत्फ उठा रही थी। अब जो लोग गांव में रहे हैं उन लोगों को ये बात अच्छे से कनेक्ट हो जाएगी। गांव में रात का वक्त बहुत जल्दी आ जाता है, मतलब कि गांव बहुत जल्दी शाम के टाइम में सुनसान होने लगते हैं क्योंकि सभी लोग अपने अपने घरों में जाना पसंद करते हैं। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मुझे शाम को 6 बजे तक अपने घर आना था, जो कि मैं डेली जब किसी और के साथ आती थी तो चली भी जाती थी, बट उस दिन कुछ अलग ही मेरे साथ हुआ। आप शायद मेरी बात को माने भी ना, बट मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा कि मैं वहां से घर जाना चाह रही थी, बट पता नहीं क्या करके मैं वहीं पर बैठी हुई थी और मैं उठ ही नहीं पा रही थी। मानो कोई तो अनजान शक्ति थी जो कि मुझे उसी जगह पर रोक रही हो, और इस कारण से मैं रात के 10 बजे तक लगभग वहीं पर बैठी रही। अब चूंकि मैं इतनी ज़्यादा लेट हो गई थी तो मेरे पापा मुझे लेने के लिए उस जगह पर आए, मुझे ढूंढते ढूंढते। उन्होंने मुझे देखा और मुझसे पूछा कि आखिर मैं अब तक वहां पर कर क्या रही थी। मैंने उनसे जैसे तैसे करके बहाना बना के बात को संभाल लिया कि मुझे गाने सुनते सुनते वक्त का पता ही नहीं चला, बट मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ पर कुछ तो अजीब सा था। खैर मुझे थोड़ी डांट पड़ी, पर उसके बाद हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद सब कुछ नॉर्मल सा ही था, बट उस रात के बाद काफी कुछ एकदम चेंज सा हो गया। उस रात के बाद तो मेरे मन में एक ही बात रहती कि मुझे बीच पर जाना है। मेरे मन में ये ख्याल बार बार आता रहता, मतलब ऐसा लगता था कि कोई मुझे वहां पर बुला रहा हो। पहले तो ऐसा होता था कि मैं मम्मी के बिना परमिशन लिए वहां पर जाती ही नहीं थी, बट अब मैं ज्यादातर टाइम उसी जगह पर रहने लगी थी। मेरे दिन का आधे से ज्यादा वक्त मैं बीच पे ही बिता देती, और जो बाकी का आधा टाइम बचता उस टाइम भी मैं अपने घर पे छत के ऊपर चली आती और बीच की तरफ ही देखने लगती, क्योंकि वहां से बीच बिल्कुल क्लियर दिखता था। अब मेरे अंदर ये चेंज उस टाइम पे तो मेरे को पता नहीं चला था, बट मेरे पेरेंट्स ने इस चीज को नोट कर लिया था, क्योंकि वो लोग भी समझते थे कि हाँ है मुझे बीच पसंद, पर इतना भी ज्यादा नहीं कि मैं उसकी वजह से लोगों को ही भूलने लग जाऊं। उन्होंने डिसाइड किया कि एक बार मेरी नजर उतारी जाए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मेरे साथ बीच से कुछ आ गया है।
अब आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि वो कुछ क्या हो सकता है। नजर उतारने के बाद सब कुछ एकदम नॉर्मल सा हो गया। मेरा वहां पर जाने का मन थोड़ा कम होने लगा। पर एक रात मैं सो रही थी। सोते समय मैंने एक सपना देखा। मैंने अपने सपने में देखा कि रात के लगभग 2 या 3 बज रहे हैं और मैं अपने घर की छत पे खड़ी हूँ। मैं उस वक्त भी बीच को ही देखे जा रही थी। कंटिन्यू। उस सपने में पता नहीं कैसे बार मैं फील कर पा रही थी कि कोई मुझे वहां पर बुला रहा है। पहले तो ये बस मैं महसूस कर रही थी, बट थोड़ी देर बाद मेरे कान में एक आवाज आने लगी। अनु, यहाँ मुझे तुम्हारी याद आ रही है। कितने दिनों से तुम यहाँ पर नहीं आए हो। मुझे भूल गई हो क्या? यहाँ आ जाओ मेरे पास। मुझे ये सब आवाज आती गई और मैं उस बीच की तरफ कब चली गई मुझे पता भी नहीं चला। जब मैं उस बीच पर पहुंची तो मैंने देखा कि आसपास बस धुंध से दिख रही थी और कुछ भी नहीं। उसी धुंध के बीच मुझे एक साया दिखाई दिया जो कि मेरी तरफ ही आ रहा था। मैंने ध्यान दिया कि उसने अपने हाथ खोल रखे थे, कुछ इस तरीके से कि वो मुझे गले लगाने के लिए आ रहा हो। मैं अपनी पोजीशन पे ही मानो फ्रीज हो गई और मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। वो शैडो धीरे धीरे जितनी ज्यादा मेरे पास आ रही थी उतना ही ज्यादा मुझे उससे डर लग रहा था। पता नहीं किस बात का। जब वो मेरे काफी ज्यादा नजदीक आ गई तो मैं एकदम से पीछे रेत के ऊपर ही गिर गई। मुझे इतना ज्यादा डर लगा कि मैं जोर जोर से कांपने लगी और कांपते कांपते उसी जगह पर कब बेहोश हो गई मुझे बिल्कुल नहीं पता लगा। ऐसा लग रहा था मुझे कि मानो ये सब रियल में हो रहा हो। बट एकदम से मेरी आंख खुली और मैंने अपने आप को अपने घर के बिस्तर में पाया। बट सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज ये थी कि जब मैं फ्रेश होने गई थी, वहां जाने के बाद जब मैं अपने कपड़े चेंज कर रही थी, उस टाइम पे मेरे कपड़ों से काफी ज्यादा रेत गिरी, मानो मैं बीच की रेत पर लेट कर आई हूँ। बट सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि पिछले 1 हफ्ते में मैं एक बार भी बीच पर नहीं गई थी रियल में, तो मेरे कपड़ों में बीच की सैंड आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसी टाइम पे मेरी रिंग भी गुम हो गई थी जिसके बारे में मुझे तब तक नहीं पता चला था। पता नहीं क्यों, पर उस वक्त मुझे यही लगा कि मेरी वो जो रिंग थी वो बीच पे ही मिलेगी और मैं जल्दी से तैयार होकर बीच पे चली गई और उसी स्पॉट पे गई जहां मैंने अपने आप को सपने में पाया था। और आप लोग यकीन नहीं करोगे कि मेरी रिंग मुझे उसी जगह पर पड़ी हुई मिली। अब सारी चीजें मेरी समझ में आ गई थी और उस सबको सोचकर मैं एकदम फ्रीज हो गई थी, क्योंकि मुझे अब समझ में आ गया था कि जो सब चीजें मैं समझ रही थी कि वो एक सपना है, वो हकीकत था। और उस सब के बारे में सोच कर ही मेरे पसीने छूट रहे थे। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरे साथ चीजें नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है और मैंने बिना देर करते हुए ये सारी की सारी बातें अपने पेरेंट्स को बता दी। अब क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने भी मेरे बदलते बिहेवियर को देखा था, इसीलिए उन्होंने भी मेरी बात का तुरंत ट्रस्ट कर लिया, क्योंकि वो मेरे को काफी लंबे टाइम से नोटिस कर ही रहे थे। इसके बाद वो लोग मुझे पुजारी के पास ले गए। उन्होंने वहाँ पे मेरे साथ कुछ तो करा था जो कि एग्जैक्टली मुझे समझ में नहीं आया। दरअसल मैं एक प्रैक्टिकल लड़की हूँ और इन सब चीज़ों पे मैं कुछ खास बिलीव नहीं करती हूँ। लाइक मेरा बस ये मानना है कि अगर पॉजिटिव एनर्जी होती है तो नेगेटिव एनर्जी भी होती है। शायद आप में से कुछ लोग मेरी बात से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। बट उन्होंने जो करा उसके बाद उन्होंने मुझसे बस इतना कहा कि मेरे पास बीच की कोई चीज़ रह गई है या फिर मैं वो चीज़ लेकर आ गई हूँ। वो चीज़ नेचर की नहीं बल्कि एक अलग ही चीज़ है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुझे सी शेल्स कलेक्ट करने का शौक था। बात ये थी कि लगभग 3 साल पहले मुझे एक शंख मिला था जो कि थोड़ा ग्लास टाइप का था और दिखने में ब्लू कलर का था। वो शंख मेरे पास पिछले 3 सालों से रखा हुआ था और लिटरली उस पुजारी ने एक एक डिस्क्रिप्शन के साथ मुझसे वही शंख वापस लाने के लिए कहा। मैं एकदम हैरान हो गई क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि वो चीज मेरे पास थी। इसका पता उन्हें कैसे लगा। इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि जिस समय रात के टाइम मैंने वो सपना देखा था उसी टाइम मुझे बीच पे जाकर इस शंख को पानी में फेंक देना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। हो सकता है कि मुझे तरह तरह की आवाजें आए या फिर कोई मेरे सामने ही आ जाए, बट मुझे किसी भी हाल में पीछे पलटना नहीं है। और एग्जैक्टली हुआ भी ठीक ऐसा ही। रात के समय जब मैं उस शंख को वापस वहां पर फेंकने के लिए गई तो मैंने उसे फेंक तो दिया, बट उसके बाद जैसे मैं पीछे की ओर मुड़ी तभी मुझे एक आवाज आई। वो आवाज एकदम प्यारी सी आवाज लग रही थी और बोल रही थी,
मैं वही हूँ, यहाँ आओ ना, मुझे याद आ रही है तुम्हारी। पहले तो ये आवाज एकदम स्वीट सी रही, बट जैसे ही उस चीज ने नोटिस करा कि मैं नहीं रुक रही हूँ और वापस जाए जा रही हूँ, वो आवाज एकदम से भारी और काफी ज्यादा क्रीपी सी हो गई। मुझे एकदम लग रहा था कि कोई मुझे पीछे की तरफ खींच रहा है। जैसे तैसे करके मैं वहां से गई, क्योंकि पुजारी जी ने मुझे एक स्टोन भी दिया था जो कि मेरे पास ही था। उन्होंने कहा था कि मुझे वो पत्थर अपने हाथ में ही रखना है। इसके बाद पुजारी जी ने मेरी मम्मी को बताया कि वो जो शंख था वो वहां पे रहने वालों का था, यानी कि उस जगह की पैरानॉर्मल एनर्जी का। और क्योंकि मैं उस शंख को वहां से अपने साथ अपने घर ले आई थी, इस वजह से मैं कहीं ना कहीं उन सब चीजों से कनेक्ट हो गई थी और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसका रीजन यही था। एनीवेज, इस इंसिडेंट को बीते हुए लगभग 1 साल से भी ऊपर हो गया है, बट मैं इस चीज को शायद अपनी पूरी लाइफ में भी कभी ना भूल पाऊं। मैं नहीं भूल सकती कि मेरी फेवरेट जगह पर मेरे साथ इतना कुछ हो गया। और आज भी जब मैं अपने गांव वाले घर के टेरेस पे जाती हूँ और वापस से बीच की तरफ देखती हूँ तो मुझे वही सब याद आ जाता है। और उस चीज के बाद से मेरे को बीच पे जाने से एकदम डर सा लगने लगा है। बट एक टाइम था जब मुझे वहां जाना हद से ज्यादा पसंद था। और हाँ, एक चीज तो मैं आपको बताना ही भूल गई। मेरी मम्मी ने मुझे बाद में बताया था कि जब मैं शाम के समय बीच से वापस अपने घर आती थी तो मैं एकदम से एक साइड में बैठकर कुछ बड़बड़ाने लगती थी, मानो एक अजीब सी स्टोरी, एक अलग ही कहानी जिसके बारे में मेरी मम्मी या फिर किसी को भी कोई आइडिया नहीं होता कि मैं क्या बोल रही हूँ। बट इन सब चीज़ों के बारे में मुझे लिटरली कुछ भी याद नहीं है और अभी मैं गांव बहुत ही कम जाती हूँ। बस यही था मेरा पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की फर्स्ट स्टोरी। अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली कहानी की ओर, जो कि हमें बताई है हमारे सब्सक्राइबर अमन गुप्ता ने। आइए आगे की स्टोरी को उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। मेरा नाम अमन है और मैं रांची का रहने वाला हूँ। ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये इसी साल जनवरी की है। मैं बताना चाहूँगा कि मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ और मैं एक सीनियर डॉक्टर हूँ, जिसके कारण मुझे अलग अलग नए नए हॉस्पिटल्स की ओपनिंग सेरेमनी के लिए जाना होता है। बात यह थी कि रांची के पास में एक शहर में एक नया हॉस्पिटल बना था जिसकी ओपनिंग सेरेमनी के लिए मुझे वहां पर जाना था। वो टाइम न्यू ईयर का था और इसी वजह से वहां पर कई सारे लोग भी आए हुए थे। और एक कहावत उस एरिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है, वो ये कि जितने ज्यादा लोग आते हैं उतनी ही ज्यादा दुर्घटनाएं भी होती हैं। उसी रात मुझे याद है, ठीक आधी रात के जश्न के बाद हमारे हॉस्पिटल में 2 घायल व्यक्ति आए थे। रीजन था कार एक्सीडेंट। दरअसल उस रात हल्की बारिश सी हो गई थी, जिस कारण से रोड स्लिपरी हो गया था। जो गाड़ी आ रही थी उसने अपना कंट्रोल खो दिया और लगभग 40 मीटर तक एक बस से भिड़ने के बाद रोड पर ही घिसटती चली गई। हालांकि भगवान का शुक्र था कि उस बस के अंदर तो उस टाइम पर और कोई भी नहीं था सिवाय बस ड्राइवर के। बट वो जो बस ड्राइवर था उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ। वो मरा तो नहीं, पर उसकी कमर के नीचे का हिस्सा कार और बस के ठीक बीच में आके एकदम क्रश हो गया। रही बात उस कार के ड्राइवर की, वो एक पार्टी से वापस लौट रहा था। पुलिस के मुताबिक उसने ब्रेक्स काफी अचानक से लगा दिए, जिस कारण से उसकी गाड़ी के टायर स्लिप हो गए और उस ड्राइवर की उसी जगह पर मौत हो गई। उसी रात में उस कार ड्राइवर के परिवार वाले तो आ गए थे और हमें उन्हें वो दुखद खबर देनी पड़ी। लेकिन अब उस बस वाले की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और उसका हमें इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ा। एक ऑपरेशन तो हमने उसी टाइम पर कर दिया, बट हमें एक ऑपरेशन और करना था जिसमें हमें उसके नीचे के पार्ट को पूरी तरीके से अलग करना था। और उसके कारण हम सोच रहे थे कि अब हमें ऑपरेशन को अभी कर देना चाहिए या फिर उसके होश में आने का इंतजार करना चाहिए या फिर उसके फैमिली मेंबर्स के आने का वेट करना चाहिए। बट कुछ टाइम बाद हमें एक और बुरी न्यूज मिली। वो बस ड्राइवर अकेला ही रहता था और उसका कोई परिवार नहीं था। अगले 1 हफ्ते तक वो बस हॉस्पिटल में रहा। उसकी कंपनी में साथ काम करने वाले लोग, मैनेजर, कई लोग आए और उससे मिले भी, बट कोई भी उसके साथ ज्यादा देर तक नहीं रहा क्योंकि वो बिल्कुल भी ठीक हालत में नहीं था। फाइनली जब हमें पक्का यकीन हो गया कि उसकी फैमिली से कोई नहीं आने वाला और ना ही वो जल्दी से हमें कुछ बता सकता है, हमने फैसला करा
कि हमें उसका ऑपरेशन करना होगा। ये हमारी मजबूरी होती है कि हम पूरी कोशिश करते हैं लोगों को अच्छे से अच्छा देने की, लेकिन उस बार शायद हमने थोड़ी देर कर दी थी। ऑपरेशन ठीक से नहीं हो पाया। डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पूरे ऑपरेशन के दौरान वो मरीज लगातार खून बहाया जा रहा था, जिसके कारण से उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। आखिरकार अगली शाम तक उस व्यक्ति की मौत हो गई, जो कि हमारे पूरे हॉस्पिटल में अब तक की सेकंड डेथ थी। अब उसी रात जब उसकी बॉडी को वहां से उस रूम से हटा दिया गया, मैं वहां पर जाकर कुछ तो कर रहा था जो कि मुझे ठीक से याद नहीं है। उसी टाइम पर मैंने एक व्यक्ति को देखा जो कि दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ था। वो कुछ तो बड़बड़ा रहा था। मैंने उसके पास जाकर उससे पूछने की कोशिश करी कि वो कौन है, लेकिन उसी टाइम पर एक नर्स मेरे पीछे से आई जो कि हमारे दूसरे हॉस्पिटल में काफी सालों से काम कर रही थी। उसने एकदम से मुझे खींचा और मुझे साइड में लेके चली गई, और उसके बाद उसने मुझसे कहा, इन चीजों से दूर रहिए। उस टाइम पर मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि जिस इंसान को मैं देख रहा था वो बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था जो वो बस ड्राइवर था। जब मैंने एक बार फिर से वहां पर वापस देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। मैं एकदम से हैरान हो गया। शायद मैंने उस अस्पताल की पहली भूतिया कहानी को जन्म दे दिया था। आप में से कई लोग इस बात पर यकीन करें या ना करें, लेकिन मैं कह सकता हूं कि ये घटना 100% सच्ची है और मेरे साथ घटी हुई है। इसी के साथ दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी लास्ट स्टोरी की तरफ। यस, आखिर मैंने कर दिखाया, खुशी से उछलता हुआ विक्रम बोला। लेकिन इस वक्त उसकी आवाज सुनने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। वो अकेला ही कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था और उसके पूरे हो जाने के बाद वो खुश हो रहा था। आप देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं मिस पूजा। एक अजीब सी मुस्कान के साथ उसने स्क्रीन पर एक बटन पर क्लिक करा और फिर कंप्यूटर बंद करके सो गया। अचानक से आधी रात को उसके फोन की नोटिफिकेशन की आवाज आती है। इतनी रात को कौन मैसेज कर रहा है? बोलते हुए उसने अपने आसपास फोन को टटोला और फिर ऑन कर दिया। ऑन होते ही डिस्प्ले पर एक हंसता हुआ चेहरा दिखने लगा जो कि एक मुखौटा टाइप का था। वहां पर इंग्लिश में वेलकम लिखा था। क्या पागलपंती है इतनी रात को? बोलते हुए उसने फोन को वापस पटक दिया और फिर खुद चद्दर ओढ़कर सो गई। अगली सुबह वो आंखें मलती हुई उठी तो रात की बात उसे याद आ गई। उसने तुरंत ही फोन उठाया और इस बार भी स्क्रीन पर वही मुखौटा उसे नजर आया, लेकिन इस बार वहां वेलकम नहीं लिखा था। इस बार जो वहां लिखा था उसको देखकर वो भी चौंक गई। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, मुझे अपना साथी ही समझो। थोड़ी देर में वो लिखा हुआ बदल गया। अगर तुम मुझसे दोस्ती करोगी तो मैं तुम्हारे राज किसी को भी नहीं बताऊंगा। कौन से राज? पूजा मनी मन सोचने लगी। तभी धीरे धीरे स्क्रीन पर शब्द बदलने लगे और उसके बाद उसके कुछ सीक्रेट्स स्क्रीन पर लिखे हुए आ गए और उसकी कुछ प्राइवेट फोटोज भी। शायद उनके बारे में कोई भी नहीं जानता था। इतना सब पढ़ने और देखने के बाद पूजा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और उसका चेहरा पीला पड़ गया। डर से उसने अपने फोन को ऑफ कर दिया, लेकिन तभी उसके कमरे का स्मार्ट टीवी ऑन हो गया और सामने आया वही हंसता हुआ मुखौटा। मुझसे दोस्ती करने के लिए सबसे पहले तुमको आज कॉलेज में जाकर उसको प्रपोज करना है जिसको तुमने कभी मजाक बनाया हो। बट मेरा बॉयफ्रेंड, इतना ही वो बोल सकी थी कि एक बार फिर से स्क्रीन पर लिखा हुआ आया। मैं जानता हूँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, इसीलिए बोल रहा हूँ। इतना लिखने के बाद टीवी पर फिर से मुखौटा आ गया और साथ ही लिखा आया, चलता हूँ लेकिन आज काम हो जाए वरना तुम्हारे राज सभी की स्क्रीन पर होंगे। आज वो अपनी सहेलियों के बिना ही कॉलेज के लिए निकल गई, यहाँ तक कि उसने खाना भी नहीं खाया। वो काफी ज्यादा घबरा रही थी। कॉलेज में भी वो सभी से थोड़ा दूर दूर ही रह रही थी, यहाँ तक कि वो अपनी सहेलियों से भी अपनी परेशानी को बता न सकी। जैसे ही वो किसी को कुछ बताने का सोचती, उसे अपने फोन पे फिर से वही मुखौटा नजर आया था। धीरे धीरे दिन निकलने लगा। आधा दिन बीत चुका था और सभी लोग लंच करने चले गए थे। ज्यादातर स्टूडेंट्स उस टाइम पर कॉलेज की कैंटीन में ही थे। वो परेशान सी कॉलेज में अंदर ही अंदर चक्कर काट रही थी।
जब एक बार फिर उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ, जिसके साथ ही स्क्रीन पर वो मुखौटा आया जिसके नीचे लिखा था, जाओ अभी उसको प्रपोज करो वरना। आगे सिर्फ कुछ डॉट्स दिख रहे थे। इस समय उसकी कंडीशन वैसी ही हो गई थी, मरता क्या ना करता। आखिरकार उसने अपने कदम कॉलेज कैंटीन की तरफ बढ़ा दिए और वहां पहुंचने के बाद उसने चारों तरफ नजर घुमाई। इंसल्ट तो उसने कभी किसी की नहीं करी थी, लेकिन जब कोई ज्यादा बोल देता तो जरूर उसका मजाक बना देती थी। उसने सभी को देखा, एक भी शख्स उसको ऐसा नहीं लगा जिसको वो प्रपोज कर सके। आखिर में उसकी नजर कोने में अपने आवारा से दोस्तों के साथ बैठे विक्रम पर गई। विक्रम को देखकर उसको याद आया जब विक्रम ने उसको प्रपोज किया था तब उसने विक्रम का मजाक भी बनाया था और उसको नो भी कहा था। ये ध्यान आते ही उसने फटाफट से विक्रम की तरफ कदम बढ़ाए। आई लव यू विक्रम। उसने फटाफट से उसके पास पहुंचकर एकदम से कह दिया। अरे इसको क्या हो गया? उनमें से एक बंदे ने एकदम से बोला। क्या कहा? विक्रम थोड़ा चौंकते हुए बोला, मैंने कहा आई लव यू। अब की बार उसने इतना तेज कहा कि वहां बैठे सभी ने उसकी आवाज सुन ली। क्या कहा? अभी मेरे कानों को यकीन नहीं हुआ, जरा प्यार से तो कहो। विक्रम ने उसका मजाक बनाते हुए कहा। इस बार पूजा को ऐसा पसंद नहीं आया तो उसने विक्रम को घूर घूर कर देखा, लेकिन तभी वहां बैठा उसका बॉयफ्रेंड उसके पास आया और उसने पूजा को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी, आई हेट यू, इट्स ओवर। कहता हुआ वो कैंटीन से बाहर चला गया। थप्पड़ की आवाज उसके कानों में गूंज गई और वो एकदम सुन्न सी हो गई। लेकिन थोड़ी ही देर में जब उसको कुछ समझ में आया तो वो अपने बॉयफ्रेंड के पीछे भागी। रुक तो जाओ, मेरी बात सुन लो। पूजा भागते हुए चिल्लाई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो अपनी बाइक पर बैठकर कॉलेज से ही बाहर निकल चुका था। उसके जाने के बाद वो वहीं बैठकर रोने लगी और थोड़ी ही देर में उसका फोन वाइब्रेट हुआ, जिसके साथ ही स्क्रीन पर वही मुखौटा दिखा। तुमने ठीक से प्रपोज नहीं करा, इसीलिए अब तुम्हारी प्राइवेट फोटो पोस्ट हो गई है, तुम अपनी प्रोफाइल में देख सकती हो। उसके बाद वो मुखौटा स्क्रीन से हट गया। इतना पढ़ना ही था कि उसके होश उड़ गए। उसने झटपट से अपनी आईडी ओपन करी तो वहां उसकी सारी फोटोज पोस्टेड थी। उसने उनको बिना देर किए डिलीट किया, लेकिन वो फोटो फिर से पोस्ट हो गई। अब तो लोगों के उल्टे सीधे कमेंट भी आना शुरू हो गए। अब उसको खुद पर शर्म आने लगी थी। मैं दोस्तों के सामने कैसे जाऊंगी, कैसे अपने घर जाऊंगी? अगर ये फोटो किसी ने भी देख ली तो मैं क्या समझाऊंगी उन्हें? ये सोचते हुए वो कॉलेज के टॉप फ्लोर पर चली गई और सोचने लगी कि अब मैं यहाँ से सुसाइड कर लूंगी। उसने करा भी यही। वो सीधा कॉलेज के टॉप फ्लोर पे गई और वहां से नीचे कूदकर उसने अपनी जान दे दी। पूजा को मरे हुए कुछ दिन बीत चुके थे, लेकिन वो मुखौटा अब भी अपना दोस्त तलाश रहा था। एक बार फिर विक्रम ने उस मुखौटे को किसी के मोबाइल पर भेज दिया, लेकिन इस बार उसका खेल उस पर ही उल्टा पड़ गया। वो मुखौटा वापस उसी की कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया। साथ ही धीरे धीरे कुछ शब्द उभरने लगे। मैं तुम्हारे सारे राज जानती हूँ। और इसी के साथ पूजा का चेहरा स्क्रीन पर आ गया। ये देखकर वो अपनी चेयर से 2 कदम पीछे जा गिरा। व्हाट इज हैपनिंग यार? पूजा का तो मैंने सब कुछ हैक कर दिया था, ये क्या हो रहा है? थोड़ा घबराया हुआ सा विक्रम खुद से ही बोल पड़ा। वो एक बार फिर कंप्यूटर के पास गया और उसने कुछ किया, लेकिन चाहकर भी वो इस कंप्यूटर को हैक नहीं कर पाया। तो उसने कंप्यूटर को ऑफ कर दिया और बेड पर आ गया। थोड़ी देर फोन चलाने के बाद वो सो गया। अगले दिन फोन के बजने से उसकी नींद खुली तो उसने पास ही में रखे फोन को उठाया तो उसकी आंख फैल गई। अब की बार उसकी स्क्रीन पर वो हंसता हुआ मुखौटा था। उसने अपनी आंखें बंद करी और थोड़ी देर बाद फिर से खोली तो उसको इस पर कुछ भी नजर नहीं आया। शायद मेरा वहम है, बोलते हुए उसने फोन को साइड में रखा और नहाने चला गया। वो नहा धोकर बाहर निकला और अपने कपड़े पहनने लगा। तभी उसकी नजर पास ही रखे उस मुखौटे पर गई। ये यहाँ? उसने एक बार कंप्यूटर और फिर फोन को देखा। उसके बाद दोबारा उस दिशा में नजर घुमाई, बट वहां पर अब कुछ भी नहीं था। आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है यार? ये बोलकर वो एक बार फिर से कंप्यूटर पर बैठ गया और जैसे ही उसने ऑन करा उसके सामने वही मुखौटा आ गया और फिर एक एक करके शब्द आने लगे। मुझसे दोस्ती करोगे? और तभी एक बार फिर
पूजा का चेहरा स्क्रीन पर आ गया, लेकिन इस बार उसकी शक्ल बहुत डरावनी लग रही थी। ये देखकर विक्रम का हाल बुरा हो गया और वो कंप्यूटर से उठ गया। वो अपना बैग चेक करने लगा और उसने अपने बैग को खोला ही था कि उसकी नजर बैग में पड़े उस मुखौटे पर गई। अब की बार उसने बड़े ध्यान से उस मुखौटे को देखा तो उसे उसमें झांकती हुई सी 2 आंखें नजर आई जो कि कुछ जानी पहचानी लग रही थी। पूजा? कांपती हुई आवाज उसके गले से निकली और एक झटके में उसने वो बैग अपने से दूर फेंक दिया। थोड़ी देर में जब फिर कुछ भी नहीं हुआ तो बैग के करीब गया और डरते डरते उस बैग को देखा और अब की बार उसमें उसे कुछ भी नहीं दिखा। मेरा वहम था, उसने कहते हुए रात की सांस ली और मुस्कुराते हुए बैग लेकर कॉलेज निकल गया। फर्स्ट लेक्चर से पहले वो अपने दोस्तों के साथ बैठा ही हुआ था कि उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने फोन को जेब से निकाला तो स्क्रीन पर एक बार फिर वही मुखौटा था, लेकिन अब की बार कुछ अलग था। अब की बार उसमें 2 आंखें विक्रम को घूर रही थी। कुछ ही सेकंड में मुखौटा गायब हो गया और अब स्क्रीन पर नजर आया तो बस पूजा का चेहरा। विक्रम ने झटके से फोन को साइड में फेंक दिया और उसकी हालत अब खराब हो गई थी। उसके माथे पर पसीने आने लगे। अब उसके समझ में आ गया था कि जो कुछ भी हो रहा था ये उसका वहम नहीं था। क्या हुआ भाई? उसके एक दोस्त ने उससे बोला। कुछ नहीं। उसके पीछे पीछे उसके दोस्त भी अंदर चले गए और थोड़ी देर में क्लासरूम में मैम ने एंट्री ली और पढ़ाने लगी। विक्रम पहले से ही घबराया हुआ था और वो बार बार अपने फोन में क्या करे जा रहा था ये तो शायद उसको खुद भी नहीं पता था कि वो अपने फोन में क्या कर रहा है। बट उसकी इस हरकत पे मैम की नजर आ गई थी, लेकिन उन्होंने जब काफी देर तक इस चीज को इग्नोर करा तब भी विक्रम नहीं माना। तो उसके बाद उन्होंने कहा, विक्रम तुम्हारा ध्यान किधर है? यहाँ पर मोबाइल चलाने आए हो? एक कड़क आवाज में मैम ने उससे कहा। सॉरी मैम, अब नहीं होगा। विक्रम ने बिना मैडम को देखे अपनी गलती के लिए माफी मांगी और फोन को जेब में रख दिया। थोड़ी देर में उसके दोस्त ने उसे इशारा किया। साले तूने क्या पोस्ट कराए, देख जल्दी। उसके दोस्त ने विक्रम को देखकर कहा। विक्रम ने उसका फोन लिया और पोस्ट देखी जिसमें साफ साफ लिखा था, पूजा की मौत मेरी वजह से हुई है। मैं ही उसको खुद को प्रपोज करने को बोला और मैंने ही उसकी फोटोज वायरल करी। मैं ही उसको ब्लैकमेल कर रहा था। इसको देखकर उसकी हालत और बेकार हो गई और उसने फटाफट से उसका मोबाइल उसको दिया और अपने मोबाइल में वो पोस्ट देखने लगा। उस पोस्ट को उसने डिलीट किया बट वो रीपोस्ट हो गई। तभी उसकी आईडी से एक और पोस्ट आ गई, मैं अब जीना नहीं चाहता, मुझको अपनी गलती पर बहुत दुख है। ये पढ़कर वो पागल सा हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, वो मोबाइल को देखते हुए ही अपने दोस्तों से कहने लगा। लेकिन तभी एक बार फिर से उसकी मैम ने उस पर चिल्लाया। विक्रम, अब की बार वो और जोर से चिल्लाई, मैम मैंने कुछ नहीं किया। विक्रम ने पागलों की तरह हरकत करना शुरू कर दिया, लेकिन ये कहने के लिए उसने जैसे ही मैम की तरफ नजर घुमाई तो मैम की जगह उसे पूजा नजर आई। वो भागता हुआ गया और उनके पैरों में गिर गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ये क्या बेवकूफी है विक्रम? मैम ने एक बार फिर जोर से कहा। आप? पूजा कहाँ गई? बोलता हुआ बाहर की ओर भागा। भागते भागते वो कॉलेज की छत पर जा पहुंचा और वहां उसको हवा में लहराता हुआ वही मुखौटा नजर आया और धीरे धीरे उसने पूजा का रूप ले लिया। पूजा मुझे माफ कर दो, बोलता हुआ वो मुखौटा उसके पीछे भागा और वो सीधा छत से नीचे आ गिरा और उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरीज। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगले